अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रमशा कंवल और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10। मैं हूँ आपके साथ आपकी मेज़बान रमशा कंवल। हमारा और आपका साथ होता है रोज़ाना सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक। सबसे पहले आज के मॉर्निंग शो में जो टॉप स्टोरीज़ हैं, क्या हो रहा है शहर भर में और आने वाली खबरें क्या हैं, उन पर बात करेंगे। तो हमने देखा कि कल अफसोसनाक वाक़या पेश आया। कराची के शॉपिंग मॉल में आग लग गई और दर्जनों अफराद जो है उसमें ज़ख्मी हुए, रेस्क्यू किया गया। और जो आग भड़कने का वाक़या था ये क्यों पेश आया, क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेस थे, इस पर बात होगी। साथ साथ कराची में जो पुलिस एहलकार हैं उनकी मुबैना डकैती का एक और वाक़या पेश आ गया है और ये तवातुर से होता जा रहा है। रोज़ाना की बुनियाद पर तकरीबन ख़बरें आ रही हैं कि डकैती की, चोरी की वारदातें हो रही हैं, घरों में डकैती की वारदातें हो रही हैं। पुलिस के मुलव्वस होने के भी इंकशाफात सामने आ रहे हैं, इस हवाले से भी बात होगी। दूसरी तरफ वज़ीर आला सिंध ने कहा है कि गटर के अंदर जो इंसान घुस कर सफाई करते हैं उसको अब मशीनरी का इस्तेमाल किया जाए और जो जमादार वगैरह होते हैं और जो लोग गटर के अंदर जाते हैं खुद और फिर सफाई करते हैं उससे अब बचाया जाए और उसको जो है ना चेंज कर लिया जाए। अब मशीनरी लाई जाए और उसके तहत उसके थ्रू जो है वो सफाई होगी। तो इस हवाले से भी बात होगा, कब से होगी, कैसे होगा, इन तमाम चीज़ों पर भी बात करेंगे। दूसरी तरफ कुछ स्पोर्ट्स रिलेटेड ख़बरें भी हैं और वो ये कि पाकिस्तान जो है वो ट्रेनिंग कैंप का आगाज़ कर चुका है। ऑस्ट्रेलिया का और जो पाकिस्तान का टूर है उसके लिए ट्रेनिंग कैंप लगाया गया है। कौन कौन ट्रेनिंग कर रहा है, क्या क्या होगा, इस पर भी बात होगी। उसके अलावा नेशनल T20 कप जो कि कराची में मुनक्किद होने जा रहा है उसके हवाले से भी बात होगी। और नेशनल अंडर-19 ट्रेनिंग जो कैंप है एशिया कप के लिए, उसकी भी तैयारियां ज़ोरों शोर से जारी हैं। दूसरी तरफ मसाइल का जो अंबार है शहर कराची में वो भी अभी तक थमने का नाम नहीं ले रहा है। जो गैस का बहरान है वो शिद्दत इख्तियार करने लगा है। अभी हमने देखा कि कराची का मौसम कल से तब्दील हुआ, जब बारिश हुई उसके बाद ठंडक का आगाज़ हो गया है, ठंडी हवाएँ चल रही हैं। मेरे आपको आवाज़ से भी लग रहा होगा क्योंकि लोगों में फ़्लू, नज़ला, खांसी, ये तमाम चीज़ें जो है वो अब फैलना शुरू हो गई हैं। तो ये भी ख़बरें हैं और उसके साथ साथ जैसे जैसे सर्दी का आगाज़ होता है तो गैस गायब होना शुरू हो जाती है, तो ये एक बड़ा मसला। और साथ साथ चिकन की जो प्राइसेस हैं वो बढ़ गई हैं और कहाँ तक पहुँच गई, इन तमाम चीज़ों पर बात होगी। तो आज जो है वो हम तमाम इन चीज़ों पर बात करेंगे। साथ साथ RJ मॉल में जो इंसिडेंट हुआ उस पर भी बात होगी आफ्टर दिस ब्रेक। सिटी एट 10 में आपको एक बार फिर कहेंगे खुश आमदीद। और हम बात कर रहे हैं गुलिस्तान जौहर पर जो वाक़ मॉल है उसमें आतिशज़दगी का मामला पेश आया। और दूसरी तरफ ये कि वाक़े की तहकीकात के लिए हमेशा की तरह कमेटियाँ कायम हो जाती हैं, लेकिन अब सवाल यहाँ पर ये उठ रहा है कि जो इमारत का नक्शा पास करने वाले इदारे हैं उनके ख़िलाफ़ भी इब्तदाई रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि जांच पड़ताल की जाएगी और ये पता लगाया जाएगा कि क्यों ये वाक़या अमल में आया। उसके अलावा 11 अफराद जान की बाजी हार गए, कीमती जानें हैं और भी लोग इसका निशाना बन सकते थे अगर वक्त पर रेस्क्यू हुकाम ना पहुँचते और रेस्क्यू ना किया जाता। तो ये तवातुर से वाक़यात पेश आते हैं, एक वेव आता है और हम देखते हैं कि आग लगने के वाक़यात होते हैं, लेकिन उसके बाद उसकी जो तहकीकाती रिपोर्ट्स हैं वो सामने नहीं आती। मुल्ज़िमान या जो भी लोग इसमें मुलव्वस होते हैं या जो कॉजेज़ होती हैं उनको सामने नहीं लाया जाता कि अगली बार जब कोई बिल्डिंग बन रही है, प्लाजा बन रहा है, तो प्रिकॉशंस लिए जा रहे हैं, नहीं लिए जा रहे, क्या हो रहा है, तो पर हमारे यहाँ स्ट्रिक्ट एक्शंस नहीं होते। तो क्या वजूहात हैं, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ फ़हीम सिद्दीकी मौजूद हैं, हमारे ब्यूरो चीफ हैं कराची के। वेलकम टू द शो फ़हीम साहब। और साथ साथ हमारे साथ फवाद अतीक बारी साहब भी मौजूद हैं। आप CEO हैं हसीन हबीब ट्रेडिंग कंपनी के, जो कि और आप खुद FIR एक्सपर्ट भी हैं। 55 साल से तकरीबन जो है ये कंपनी आग बुझाने का काम कर रही है। वेलकम टू द शो। शुक्रिया। तो सबसे पहले तो फ़हीम साहब इब्तदाई रिपोर्ट है, अब वो तो मुझे ऐसा लगता है फ़र्जी बातें हो गई हैं अब करना जी। तहकीकात में कहाँ तक पहुँचेंगी, इब्तदाई रिपोर्ट में क्या कहा गया है, इसका इख्तिताम क्या है? अभी हमने देखा था कुछ अरसे पहले, कुछ माह पहले इतने बड़े कॉर्पोरेटिव प्लाजा में आग लगी, उसके बाद कई आग लगने के इंसिडेंट हमने तवातुर से देखे। उन सब का क्या हुआ? एक और आग लगेगी, कमेटी में तहकीक पेश हो जाएगी, उसके बाद व्हाट्स नेक्स्ट? कुछ भी नहीं होना, एक अगली आग लगेगी और हम उसके ऊपर फिर शोर मचाएंगे, इसी तरह बैठ के प्रोग्राम करेंगे, उसकी इसी तरह से लोगों के लिए फातिहा होगी और होगा कुछ भी नहीं। देखिए मसला जो है वो, जो मैं हमेशा कहता हूँ कि नीयत की बहुत ज़्यादा कमी है हमारे पास, इदारों के पास और हमारी गवर्नमेंट्स के पास। एक के बाद जब दूसरा वाक़या हो जाता है तो ऐसा नहीं होता कि किसी भी वाक़े से ये नहीं पता चले कि जनाब कॉज क्या थी, ये नहीं पता चले कि जनाब ये हुआ तो क्यों हुआ और इसकी वजह क्या बनी थी। हमें सब पता है, लेकिन हम आंखें बंद करके बैठे हुए हैं, हम दूसरे साने का इंतज़ार करते हैं, एक के बाद जो है वो दूसरी लाश उठाने के लिए तैयार रहते हैं। ये वाक़या इस बात की एक वाज़ेह मिसाल है कि हमारे यहाँ कराची में बिल्डिंग बाय लॉज के ऊपर अमल नहीं होता। 11 जानें चली गई,
ऐसा लग रहा है जैसे कोई आम सी बात है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि इस शहर में सैकड़ों नहीं हज़ारों ऐसी बिल्डिंग्स होंगी जिनमें बिल्डिंग बायलॉज पे अमल ना करते हुए फायर एग्जिट नहीं रखे गए हैं, और फायर एग्जिट ना होने की वजह से ही ज़्यादातर अमवात होती हैं। फायर एग्जिट नहीं होते, फायर ड्रिल्स नहीं होती, आग बुझाने का जो ज़रूरी सामान है जो इमारतों में होना चाहिए वो नहीं होता, और जो ज़्यादातर अमवात होती हैं वो होती हैं इसी वजह से। अच्छा, आग लग यहाँ जाने क्या के कॉज बाद बताई गई है जो कल आग लगी? कोई कॉज नहीं है अभी तक तो ये है कि जनाब शॉर्ट सर्किट है। अच्छा। आखिर ये शॉर्ट सर्किट जो है वो हर जगह हो क्यों जाता है? आखिर हम इसको क्यों नहीं कंट्रोल कर पाते कि जनाब हमारी वायरिंग ऐसी हो कि शॉर्ट सर्किट हो ही नहीं। अच्छा, शॉर्ट सर्किट हो गया, चलें जी मान लिया कि जी हमारे पास अच्छे इंतजामात नहीं, हम नहीं कर पाते, वायरिंग अच्छी, हमारे यहाँ शॉर्ट सर्किट हो जाते हैं। शॉर्ट सर्किट के बाद हम उसको बुझाने के लिए वहाँ जो ज़रूरी आलात इमारत में ज़रूरी हैं वो क्यों नहीं होते? हम इमारत में मौजूद लोगों की फायर ड्रिल क्यों नहीं कराते? उस फायर ड्रिल के ज़रिए लोगों को ये क्यों नहीं बताते अगर खुदा ना खास्ता आग लग जाए तो कैसे निकलना है, कहाँ से निकलना है, इमारत में धुआं भर जाए तो कैसे अपना बचाव करना है, आपने किसी और का बचाव कैसे करना है, ये हम नहीं बता रहे। और ये ना बताने की वजह से मुझे यकीन है कि कुछ अरसे के बाद ही सही, अल्लाह मेरे मुंह में खाक, लेकिन हम कुछ अरसे के बाद फिर किसी ऐसे साने के ऊपर बैठ के बात कर रहे हैं। देख रहे हैं ना अब फवाद साहब, बात मसला यही है। अभी मुझे जब हम बात कर रहे हैं तो वो भी याद आ गया कि शॉर्ट सर्किट का वाकया कोऑपरेटिव मार्केट में भी यही हुआ था। उसके बाद ये जेल चौरंगी पर भी एक प्लाजा है, उसमें भी शॉपिंग सेंटर में आग लगी थी, वहाँ पर भी यही हुआ। उसके बाद उसमें भी यही सारी बातें हुई कि फायर ड्रिल क्यों नहीं कराई गई जी, इक्विपमेंट क्यों नहीं होता, फायर एक्सटिंग्विशर्स नहीं होते। यहाँ पर क्या सूरत हाल है और क्या इसको कंट्रोलेबल है ये सिचुएशन या ये नेचुरल है? देखिए, जैसे फ़हीम ने कहा कि हाँ हम जाग जाते हैं, मीडिया 2-3 दिन अलर्ट रहता है, मुझे कई चैनल से कॉल आती हैं क्या हम आ जाते हैं या बीपर पे। बात यह है कराची में अगर आप हक़ाइक़ देखें 80% इमारतों में आग बुझाने के इंतज़ामात नहीं हैं, 80% में नहीं हैं। दूसरे अगर स्टैटिस्टिक्स देखें आप तो पाकिस्तान के अंदर हर साल 10 से 15 हज़ार लोगों की आग के वाक़यात में हलाकत होती है, 1 से 1.5 लाख लोग ज़ख्मी हो जाते हैं और कोई 500 अरब रुपए का माली नुकसान होता है। हम जिस रास्ते पे जा रहे हैं अभी ये 11 मासूम जाने गईं, थोड़ा सा शोर मचा, आग क्यों लगी, तहक़ीक़ात हुई और उसके बाद ख़त्म हो जाती है। बात यह कि पाकिस्तान में फ़ायर सेफ्टी बिल्डिंग कोड का कानून पास हो गया है, उसको 2017 में पास किया गया। उसके मुताबिक उसकी जो बड़ी आसान इंटरप्रिटेशन है कि हर उस इमारत में जिसकी ऊंचाई 38 फीट से ज़्यादा हो, ये आग बुझाने के इंतज़ामात लाजमी हैं। जैसे फ़हीम ने कहा उसके अंदर बुनियादी तौर पे 8 चीज़ों को लाजिम किया गया है: फायर एक्सटिंग्विशर, फायर अलार्म सिस्टम, प्रेशराइज फायर हाइड्रेंट सिस्टम, फायर डोर्स, इमरजेंसी एग्ज़िट, फायर ब्रिगेड का वहाँ तक पहुँचना, एक्सेस होना, इसके अलावा एवैक्यूएशन प्लान और वहाँ लोगों की ड्रिल्स और वहाँ टीम का मौजूद होना कि जो आग लगने की सूरत में ये सारा काम कर सकें। सही, इसको इम्प्लीमेंट कराना है और इसको इम्प्लीमेंट कराना जो है इस पाकिस्तान के अंदर, अफसोस ये है कि कराची जैसे अच्छा मैं आपको यहाँ पे रोकूंगी। ये सवाल तो मैं ज़रूर फ़हीम साहब आपसे पूछूंगी कि इम्प्लीमेंट कौन कराएगा और ये चेक कौन करता है कि बिल्डिंग बन गई है तो जी जनाब उसके बाद इसमें सारी चीज़ें मौजूद। लेकिन सवाल आपसे ये कि ये क्या चीज़ें जो आप इंतज़ामात बता रहे हैं, ये प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं, क्या इतने मुश्किल है? मुझे सुनने में तो इतने मुश्किल नहीं लग रहे कि एक इतनी बड़ी अगर आप बिल्डिंग बना रहे हैं तो क्या आप उसमें फायर फाइटिंग अलार्म नहीं फिक्स कर सकते, एक्सटिंग्विशर्स नहीं लगा सकते, या एक फायर एग्जिट नहीं देख सकते? इतनी बड़े बड़े प्लाजाज बन रहे हैं, लेकिन उसमें क्या ये बहुत मुश्किल काम है फवाद साहब जो नहीं हो पा रहा हमारे? पूरी इमारत की मालियत का 4 से 5% हिस्सा है सिर्फ ये। आप सिर्फ वो 4 से 5% बचाने के लिए सारी जानों को ख़तरे में डाल देते हैं। जिस तरह जेल चौरंगी का वाक़या था, वो नीचे डिपार्टमेंटल स्टोर था, जी। उसके अंदर कोई इंतज़ाम नहीं था, वो जला और उसके जलने से इमारत मखदूश हुई। कितने फ़्लैट्स खाली कराने पड़े, कितनी मुश्किल से वो लोग वापस आए। उसके बाद इंतज़ामिया ने क्या किया? क्या पूरे कराची के डिपार्टमेंटल स्टोर्स को देखा? इसी तरह शारा फैसल पे रीजेंट प्लाजा की आग लगी थी, 13 लोगों की हलाकत हुई थी। आपने कितने होटल्स को चेक किया उसके बाद से? मसला ये है कि नियतों का वही वाले मामलात हैं, करप्शन के मामलात हैं, नेक नियति से काम नहीं हो रहा। फिर दूसरा, आपको मालूम है इस मुल्क के अंदर 40% अवाम, 9 करोड़ लोग गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए। मामले सारा पेट की आग का होता है पहले, उसके बाद फिर इन चीज़ों को देखा जाता है। लेकिन कराची इस मामले में सबसे पीछे। आज हमारे यहाँ रेस्क्यू 1112 की इम्प्लीमेंटेशन हो रही है पंजाब के लाहौर के 20 साल के बाद। इस शहर में सड़कें टूटी हुई हैं, कचरे के ढेर हैं,
इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह है, पानी के मसाइल हैं। इसी तरह फायर ब्रिगेड का निज़ाम भी ऐसे ही है यहाँ पे बिल्कुल कि अगर एक वक्त में 2 आग लग जाएं तो आग नहीं बुझ सकती। मसला ये यहाँ तो शहर में पानी का इतना बड़ा मसला है कि पानी कहाँ से आएगा बुझाने के लिए, और ये सारी चीज़ें तो कौन इम्प्लीमेंट कराएगा इन सब चीज़ों को? देखिए, इंतज़ामिया ने इम्प्लीमेंट कराना होता है, गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट कराना होता है, लेकिन हमारे यहाँ विल नहीं होती। जो सबसे बड़ी कमी जो है वो यही होती है कि विल नहीं होती। आप आग लग जाए तो सबसे पहले जो यही बात कि जनाब फायर जो टेंडर है वो पहुँचेगा कैसे। हमारे यहाँ कोई ऐसे रोड सेफ्टी नहीं मुताबिक आप ये तय कर लें कि जनाब ये रो जो है, ये लाइन जो है वो उनके लिए है, एम्बुलेंसेस के लिए, फायर ब्रिगेड के लिए। फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ ट्रैफिक जैम में फंस जाती हैं, मौके पर नहीं पहुँच पाती। ये तो एक आम सी, मैं बहुत ही ऐसी बात कर रहा हूँ सादा सी, जो आपने भी रोड्स पे देखी होगी। उसके बाद जब वो पहुँच जाते हैं तो 4 अभी कुछ अर्से पहले एक आग में जो 4 हमारे फायर टेंडर जो हैं वो जाँ भाग हुए हैं। उनकी अपनी तरबियत नहीं होती, उनको नहीं पता कि आग के मुकाम पर पहुंचने के बाद उन्होंने आग भी बुझानी है और अपनी जान भी बचानी है। वो आग बुझाते अपनी जान से खेल जाते हैं। और हमारे सामने ऐसे कई वाक़यात हैं जिनमें जो है फायर फाइटर्स जो हैं वो जान से चले जाते हैं। दुनिया भर में फायर फाइटर्स का आलमी दिन मनाया जाता है। हम आलमी दिन मनाते हैं तो हम उस वक्त ये दिखा रहा होता है मीडिया के जनाब हमारी फायर ब्रिगेड की हालत क्या है। हमारे पास गाड़ियों की हालत देख लीजिए, हमारे स्नॉर्कल्स की हालत देख लीजिए। फिर सबसे बढ़कर जो इस वक्त हमारे पास जो फायर फाइटर्स की एज है वो एक ऐसी एज है, ये फवाद सही बताएंगे, मुझे तो एग्जैक्ट वो फिगर याद नहीं, कि इस एज के बाद जो है फायर फाइटिंग नहीं कर सकते। लेकिन वो बेचारे 60 साल की उम्र में, 55 साल की उम्र में जाके आग बुझाने का काम कर रहे होते हैं, अपनी जान से खेल रहे होते हैं। तो नीयत हमें नज़र नहीं आ रही। सबसे बढ़कर आग लगती है, उसके बाद ये पता होता है कि यहाँ पर जो है वो जानी नुकसान भी एक आम सी बात होगी। अब इसमें देखिए ना, ये वाक़या हुआ क्या, एक ऐसी इमारत बन गई, एक ऐसे इलाके में बन गई जिसके ऊपर अब सवाल ये उठ रहा है कि इसका नक्शा किसने पास किया। SBCA की टीम आई, कहने लगी जी उन्होंने हाथ उठा लिया कि जी हमारा इलाका नहीं है। इस शहर में 33 तो सिविक बॉडीज़ हैं, यही नहीं पता चलता कि जनाब ये नक्शा पास कौन करेगा, ये इमारत आती किसकी हुदूद में, यहाँ पर इम्प्लीमेंट कौन कराएगा लॉस के ऊपर। हमारे पास कई तो कंटोनमेंट बोर्ड्स हैं, DHA है, ये बहुत बड़ा पता नहीं KMC है, KDA है, LDA है, MDA है। समझ में ही नहीं आता ये मुल्क है, ये शहर है किसका, कौन इसमें जो है इम्प्लीमेंट कराएगा। तो अजीब सी सिचुएशन है। हम बस मज़ीद तकसीम दर तकसीम होते चले जा रहे हैं, मामलात जो हैं वो हल हो नहीं रहे, लोग मर रहे हैं और लोग इस तरह मरते रहेंगे। निमिषा, मैं आपको बता रहा हूं। मसला ये ना कि हमने जैसे अब बहुत स्टार्ट में आपने बात कही थी कि हम हर दफ़ा जो है ना वो तब अलर्ट हो जाते हैं, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो हमारे इदारे तो खैर उस पर भी मुझे नहीं लगता कि अलर्ट वलर्ट होते हैं, कमेटी बना देते हैं और जो तहकीकाती रिपोर्ट आ जाती है। क्या अभी फवाद बात कर रहे थे कि जनाब जब आग लगी डिपार्टमेंटल स्टोर में तो कहा गया जनाब शहर के तमाम डिपार्टमेंटल स्टोर जो है चेक किए जाएंगे, होटल में आग लगी तमाम होटल चेक किए जाएंगे। अभी कहा कमिश्नर साहब ने वहाँ खड़े होकर कि हम देखेंगे तमाम इमारतों में जो है वो बिल्डिंग बाय लॉस पे अमल हुआ है नहीं हुआ है, फायर सेफ्टी के इंतजाम है नहीं है। आप मुझे देख लीजिएगा, एक महीने के बाद कर लीजिएगा। बनाने का सिस्टम है ना कि जी वो फाइन कर देंगे उसके बाद खत्म। मसला ये है कि फाइन आप करें, लेकिन अगर आपने वाकई उस पर इम्प्लीमेंट होने के बाद आप देखें कि 1 महीने बाद या 2 हफ्ते का आपने टाइम दिया तो क्या चेंजेस हुए या नहीं हुए। ये सिस्टम जब तक नहीं, सब दुनिया भर में हम देखते हैं कि बहुत ही बेसिक चीज़ें, बेसिक राइट्स हैं, बिल्डिंग लॉज हैं, सब कुछ अवेलेबल है, हम अभी तक उनको इम्प्लीमेंट नहीं करा पाए। और कब तक ऐसे ही चलता रहेगा? आपकी नज़र में कितना ज़रूरी है, मैं चाहूँगी एज अ फायर एक्सपर्ट आप उस पर जो है वो रोशनी डालें कि कितनी इंपॉर्टेंट और बेसिक चीज़ें जो हम मिस कर रहे हैं। आज से कोई 7-8 साल पहले एक प्रोग्राम में हमने स्पॉन्सर किया था, तो वहाँ ऑस्ट्रेलिया से एक PhD डॉक्टर आए थे, अब्दुलसलाम से, पाकिस्तानी थे। जब डिस्कशन हुआ तो उन्होंने कहा कि फवाद साहब, हमें जो अंदाज़ा हो रहा है आपकी गुफ्तगू से वो ये है कि आप इस वक्त ये बात कर रहे हैं कि इस मुल्क के अंदर आग बुझाने के इंतज़ामात को लाजिम करार दिया जाए और उस पर काम किया जाए। हम वो काम 40 साल पहले कर चुके हैं और हमारे यहाँ तो अब ये काम हो रहा है कि उस इंतज़ामात के ज़रिए में अगर कोई ऐसे मरीज़ हैं पार्किंसन के या बूढ़े जिनको अलार्म्स नहीं सुन सकते, उनको हम कैसे एवैक्यूएट कराएं। हम एक लेवल पे आगे आ चुके हैं। हम पाकिस्तान में आज तक यही बातें कर रहे हैं कि और सच्ची बात ये है, इस हादसे के बाद, इस हादसे से 2 दिन पहले एक सिम्पोजियम था, मैंने फ़हीम को भी, ये कराची में नहीं था, इन्विटेशन भेजा था फायर एंड सेफ्टी पे। वहाँ भी मैंने वहाँ पैनलिस्ट के साथ यही दिल जली बातें कि भाई कुछ करना है तो करें गुफ्तगू से, और कुछ होना है नहीं, अमल करें, आगे बढ़ के ज़िम्मेदारियों को महसूस करें, हर आदमी अपना हिस्सा डाले तो पाकिस्तान में और ख़ुसूसन कराची में कुछ हो सकता है। इन्होंने फायरमैन की बात की। 4 महीने पहले यही 4 फायरमैन छत गिरने से शहीद हो गए। आप फायरमैन रुमाल मुंह पे रख के बग़ैर किसी सेफ्टी गैजेट्स के, फायर सूट के अंदर चला जाता है और उसको जब दूसरों की जान बचाने जा रहा है, अपनी जान के ना उसकी तरबियत है इस हवाले से कि तुमने क्या करना है,
और उसके बाद फिर यकीनन 4 शहादतें जो हैं। और अब इस तरह इस पर काम करना पड़ेगा कि फायरमैन दुनिया में हीरो होता है, और अमेरिका में एक फायरमैन सूट 30 से 40 लाख रुपए का बनता है, जो आपके सियाचिन के फौजी से भी ज़्यादा है, लेकिन उसके बगैर वो जा नहीं सकता। सही बात। तो हमने अगर अपने इदारे को मजबूत करना है, फायरमैन को मजबूत करना है, इम्प्लीमेंटेशन करानी है, आगे बढ़ के काम करना है, हर आदमी ने अपना हिस्सा डालना है, नीयतों को ठीक रखना है। हमें लोग कहते हैं कि जी अगर ये इम्प्लीमेंटेशन होगी तो लिफाफे भारी हो जाएंगे। मैं ये कहता हूँ यार, ज़िंदगियों का बचाने का मामला है, इमलाक का है। लिफाफों को यहाँ छोड़ दें, यहाँ सिर्फ वो इंतजामात कर लें जिससे लोगों की जानें बच सकें। मसला तो ये ना कि हम तो लाशों पे भी सियासत करते हैं, लाशों पे भी जो है ना वो पैसा कमाने का जरिया ढूंढते हैं। तो हमारा तो मिथ ही और मसला ही सबसे बड़ा ये है। अफसोस के साथ, बहुत ही दुख के साथ ये बात बार बार कहनी पड़ती है। बहरहाल मुझे वक्फे की तरफ बढ़ना है। वक्फे के बाद जब वापस आएंगे तो आपको यहाँ पर लाइव डेमो भी दिखाएंगे कि अगर आग लग जाए तो कैसे बचाव मुमकिन है, और फायर एक्सटिंग्विशर्स की बात हो रही है, फायर फाइटर्स और फायरमैन की बात हो रही है, तो उनके लिए क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, इस पर भी बात होगी आफ्टर दिस ब्रेक। स्टे ट्यून्ड। सिटी 10 में आपको एक बार फिर कहेंगे खुशामदीद। बात कर रहे हैं, आग लगने का वाकया पेश आया, लेकिन ये आग लगने का वाकया पेश तो आ गया, हर दफ़ा वाकयात हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद उनकी रोकथाम के लिए इक़दामात होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। इसी हवाले से हम बात भी कर रहे थे, और साथ साथ फवाद अतीक साहब की कंपनी और उनके रिप्रेजेंटेटिव्स भी इस वक्त हमारे साथ ऑन सेट है, जो कि हमें बताएंगे कि जब फायर लग जाती है किसी बिल्डिंग में तो एक तो कौन से हिफाजती इक़दामात लेने चाहिए, कौन से मेजर्स लेने चाहिए, किस तरह से आग को बुझाया जा सकता है, और दूसरी तरफ जो हम अभी फायर फाइटिंग सूट्स या उनके इक्विपमेंट्स पे बात करते हैं, एक फायरमैन की सेफ्टी पर बात कर रहे थे, उस हवाले से भी जो है ना आपको लाइव डेमो दिखाएंगे कि क्या होगा और कैसे होगा। जी फवाद साहब। जी आप देखिए, ये एक फायरमैन सूट है और ये उसका बुनियादी लिबास है। उसने ये जैकेट पहन रखी है जो इसको पानी से, शोलों से, हीट से, गर्मी से महफूज रखेगी। सर पे इसके हेलमेट है, इस हेलमेट पे खुदा न खास्ता ऊपर से कुछ भी गिर जाए इसका सर महफूज रहेगा। इसी तरह इसके हाथों में ग्लव्स हैं, पैरों में बूट्स हैं, तो हेड टू टो इसकी प्रोटेक्शन हो गई। और साथ साथ सबसे अहम चीज़ जो है, इसने एक ब्रीथिंग एपरेटस पहन रखा है। ये तो मैंने यहाँ पे किसी भी फायरमैन को पहने हुए नहीं देखा है। ये बस पहनना चाहिए। और अगर क्योंकि अमवाज जो होती हैं वो ज़्यादातर धुएं से होती हैं, ये जो ब्रीथिंग एपरेटस है इसके अंदर एयर है, और ये आधा घंटा या 1 घंटे तक आग में जाने के दौरान में इस फायरमैन की हिफाजत करेगा। तो ये फायरमैन सूट हर फायरमैन के लिए लाजमी होना चाहिए कि उसको इसके बगैर आग में जाने की इजाज़त न दी जाए। जैसे हमने पहले जिक्र किया कि छत गिरने से, सर पे चोट लगने से 4 की अभी शहादत हुई। 2007 में यहाँ कराची में एक कंपनी थी यूनाइटेड एक्सपोर्ट, उनकी छत गिरने से 9 लोगों की शहादत हुई थी। अच्छा, ये क्या बहुत एक्सपेंसिव है जो ये हमारे इदारे या जो है फायर डिपार्टमेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते? देखें, किसी की जान से ज़्यादा कीमती नहीं है। अगर आप सारी चीज़ें भी इसकी मिला लें तो बहुत भी तीर मारे तो 5 लाख रुपए से ज़्यादा का नहीं बनता। ये अमेरिकन सूट्स महंगे होते हैं जी, 1 टाइम इन्वेस्टमेंट है। आके वो जितने फायरमैन हैं जिन्होंने आगे जाना है ऑपरेशन में, उनको पहनाएं भी, उनको इस्तेमाल भी सिखाएं, ताकि वो ख़ुद अपनी जान भी बचाएं और आग में जाके बेहतरीन कारकर्दगी से दूसरों की जानें भी बचाएं। बिल्कुल ऐसे ही है। दूसरी तरफ हमारे पास जो है वो फायर एक्सटिंग्विशर भी मौजूद है, और इसको भी मेरे ख्याल से भी हम जब ब्रेक में प्रैक्टिस कर रहे थे कि डेमो आपको सभी को आना चाहिए कि कैसे आप खुद चलाइए, आप चलाइए। मैंने सीखा है अभी, वो भी मुझे बता रहे थे ब्रेक में, तो मैं ट्राई करती हूँ कि अभी इसको कैसे जाना, हसीन हबीब साहब बताएंगे कि कैसे चला सकते हैं। तो सबसे पहले ये जो अभी मैं देखती हूँ आपने जो मुझे सिखाया है वो मुझे आया भी है कि नहीं आया। तो इसको आप जो है ना सबसे पहले इसको लिफ्ट करेंगे, मैं इस तरफ करूँगी, ठीक है। देखें, इसका एक वर्ड है अंग्रेजी का, पास। पुल द पिन, पिन इसकी निकली हुई है। एम द नोजल एट द बेस ऑफ फायर। फर्स्ट करें इस तरफ आगे, इस तरफ निशाना लेंगी और अंगूठा आपने इसके ऊपर रखा होगा, सही हैंडल के ऊपर। इसे आपने प्रेस करना है पूरी ताकत से। प्रेस कीजिए। कर दूं प्रेस इसको? बिल्कुल बिल्कुल प्रेस कीजिए। तो आपने ये देख लें कि जैसे भी हबीब साहब भी बता रहे हैं कि आप इसको पकड़ें, प्रेस थोड़ा भारी होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसको लिफ्ट नहीं कर सकते। तो मैं इसको प्रेस करूंगी तो ये फौरी तौर पे आपको बुझा बस। अच्छा, ये कितनी देर तक चलता है ये एक्सटिंग्विशर? अगर आप कंटिन्यूस इसको चलाएं तो ये 10 से 15 सेकंड में खत्म हो जाएगा, मगर एक आग जो पूरी बिल्डिंग को तबाह कर सकती है, आपके इस स्प्रे से समझें कि वो स्टार्ट में ही आपने उसे बुझा दिया। अच्छा, ये कह रहे हैं कि आपने जो है किसी भी बिल्डिंग में अगर ये आग लगती है तो 15 से 20 सेकंड में एक जो शोले भड़क रहे होते हैं या आग जो है पकड़ रही होती है, तो उसको आप ये एक स्प्रे भी जो है ना वो बुझा सकता है। मैं फिर स्प्रे करूँगी एक और। लेफ्ट स्वीप कीजिएगा। अच्छा, यहाँ से इतना मुश्किल नहीं है,
लगता है कि बहुत भारी है, उठा नहीं सकते, लेकिन बिल्डिंग में आप चला रही हैं स्टूडियो में चला रही है। और इसका मतलब है घर में भी चल सकते हैं, तो घर में सही, बाहर से भी। ठीक। हबीब साहब कह रहे हैं कि आप जो है इसको आराम से चला सकते हैं। वैसे घरों में भी वो होना जी चाहिए क्या? घरों के लिए तो मैं आपको बड़ी अहम बात बताने वाला था। एजाज साहब थैंक यू वेरी मच। एजाज हमारे ट्रेनिंग मैनेजर हैं और इनका फायरमैन आपने सूट बताया कि 20 साल से 20 साल से हमारे साथ हैं और माशाल्लाह अभी एक दूसरे चैनल से भी करा के आ रहे हैं ये। इनका फायरमैन सूट उतरवा दें, इनसे स्टॉप ड्रॉप एंड रोल और क्रॉलिंग करवाएंगे यहाँ पे। रमशा आप पूछ रही थी, देखिए मैं किसी भी मॉर्निंग शो में या जाता हूँ तो ख़वातीन ज़्यादा देख रही होती हैं। अब जैसे एक्सटिंग्विशर है, मेरा पहला सवाल यही होता है कि आपके घर में फायर एक्सटिंग्विशर, इसको उर्दू में कहते हैं आग बुझाने का आला है, ऐसा ही नहीं है? आप क्या नहीं आम लोगों में फ़हीम क्या है? चलें ये अच्छी बात है, ये 100 में चले, से उन्होंने इतने सारे 4 लोगों के साथ आदमी बैठ के हो कुछ गए। सीखा तो यकीनन। और ब्लैंकेट भी जी जो खास तौर पे जी, उसकी बात जरूर बिल्कुल, कीजिएगा, कितना ब्लैंकेट भी। इंपॉर्टेंट है ख्वातीन के लिए खास तौर पे। अच्छा दूसरा सवाल यही है कि अच्छा इसमें ना हम अपनी अवेयरनेस कैंपेन में कहते हैं एन एक्सटिंग्विशर एट हैंड इज़ बेटर देन 2 फायर ट्रक्स ऑन द वे, यानी एक एक्सटिंग्विशर का हाथों में होना उन 2 फायर ट्रक से बेहतर है जो भी रास्ते में है। ये बहुत एक्सपेंसिव होता है कि एक्सटिंग्विशर? कोई महंगा नहीं है, 4 से 5 हज़ार रुपए का है, इससे ज़्यादा महंगा नथिंग, नहीं। बिल्कुल भी नहीं कीमत इसकी। क्या आपको फायर ब्रिगेड का नंबर मालूम है? याद नहीं है, गूगल ही करना पड़ेगा। अब आप आग लगेगा तो उसको गूगल करेंगी तो बेहतर ये आप पहले ही बता दें। अब कराची में जैसे मैंने कहा 20 बरस के बाद 1122 आया है तो फायर ब्रिगेड का नंबर 1122 है। सही। तीसरी चीज़, अगर खुदा न खास्ता मैं कहूँगा मेरे कपड़ों में आग लग जाए तो मैंने क्या करना है? अब आपको अगर ये हादसा पेश आ जाए आप क्या करेंगी? खास तौर पे आप जैसे मॉर्निंग शो की बात कर रहे हैं, ख्वातीन जो है जी, वो देख किचन रहे में हैं। काम कर रही बिल्कुल, होती हैं बिल्कुल। और आग ज्यादातर किचन से ही शुरू होती है। अब तो उस वक्त गैस किचन ना में होने की वजह से आज हमने स्टोरी में बात की ना, सिलेंडर्स रखे हुए हैं जी, सबने, वो जी। एक चलता फिरता बम लगता है मुझे तो घर के अंदर। अब किचन में सबसे बड़ी बात है कि फ्राई पैन में अगर आग लग जाए तो क्या आप पानी डालेंगी, क्या करेंगी? पानी नहीं डाल सकते उसमें क्योंकि उससे आग भड़क जाएगी। फ्राई पैन की आग या तो आप ब्लैंकेट से बुझाएंगी, ब्लैंकेट हम आपको दिखाते हैं अभी, और या उसके ऊपर जो है एक ढकना ढक दीजिएगा ताकि वो उसकी ऑक्सीजन कट ऑफ हो जाए, कभी पानी नहीं डालिएगा। सही। तो इसी तरह एजाज़ भाई ये आप जो ब्लैंकेट है इसको अगर किसी इंसान की भी आग बुझानी है वो और फ्राई पैन वाला भी इसको डेमो करके दिखा। जी बिल्कुल। एक सेकंड जी में आग लग जाए सिर्फ बस करने आप ये कवर रखें। इनके कपड़ों में आग लग गई है तो मैं इनको कवर कर देता हूँ। अच्छा, ये बता रहे हैं कि ये जो फायर ब्लैंकेट है अगर आपके कपड़ों में आग लग जाए तो इसको फौरी तौर पर आप इस तरह से कवर करेंगे तो ये फौरी तौर पे बुझा देता है इसको? जी बिल्कुल बुझा देगा चूँकि ये ऑक्सीजन कट ऑफ कर देगा। सही। लेकिन अगर फायर ब्लैंकेट नहीं है और कपड़ों में आग लग गई है उस सूरत में आपको स्टॉप ड्रॉप एंड रोल करना पड़ेगा, यानी क्या खड़े होता है? हैं, बैठ जाइए और लेट के ज़मीन पे लोट लगाएंगे थोड़ा सा। जी हाँ जी हाँ, चेहरे पे हाथ रख लीजिए और लोट लगाइए। हाँ अगर आपके पास कोई ब्लैंकेट नहीं है हाँ ये तो आप इस तरह से जो है ना वो अपने कपड़ों में से आग बुझा सकते हैं फौरी तौर पर, क्योंकि ये जो बात अभी फहीम भाई और आप कर रहे हैं कि किचन में आग लग जाए घर के किसी हिस्से में, फौरी तौर पे आपको समझ नहीं आ रहा होता। हर घर में, जैसे मेरे अपने घर में आपने बताया फायर एक्सटिंग्विशर होना चाहिए, जी। नहीं है, लेकिन मैं गाड़ी में I'll do होना it, चाहिए। I'll do it। इससे छोटा आता है, इससे तो बड़ा साइज है, इससे छोटे भी आते भी हैं, आता है। वो आप अपनी गाड़ी में भी रखें। आमतौर पे आपने देखा होगा कि लोगों की गाड़ियों में आग लग जाती है और उस आग को बुझाने की कोशिश में जो है लोग जल के मर जाते हैं, अंदर ही जो है वो दम घुट के मर जाते हैं। तो गाड़ी में भी स्मोक से, इसमें गाड़ी में भी होना बहुत ज़रूरी है। गाड़ी का फ़ायदा ये है कि मेरी गाड़ी में था, मैं उतर के, मेरी गाड़ी में तो आग नहीं लगी थी लेकिन मैं DHA में खैबान शहबाज पर गाड़ी में आग लगी थी तो मैंने उतर के उसकी आग बुझा दी। जिस तरह गाड़ी में फर्स्ट एड बॉक्स रखते हैं, लेकिन मोटरसाइकिल वाले गिरे में तो आप उनकी मरहम पट्टी कर देते हैं, इसी तरह एक्सटिंग्विशर होगा, अपनी गाड़ी को बुझा सकते हैं और दूसरों की गाड़ियों को भी आग बुझाई जा सकती है। हमने एक किट डेवलप कर ली है, उसमें एक ब्लैंकेट है और एक फायर एक्सटिंग्विशर है, कीमत उसकी 7,000 रुपये है। आप एक टेलीफोन कॉल कीजिए, हम आपको पहुंचा भी देंगे, उसकी तरबियत भी करा देंगे, उसकी मेंटेनेंस भी करा के देंगे, सारा काम हमने जिम्मेदारी ले रखी है। सिर्फ इसलिए देखिए हमारा कारोबार तो बड़ी इंडस्ट्रीज़ में है, ऑयल एंड गैस, पावर प्लांट्स, केमिकल फर्टिलाइज़र, ये घरों में हमारा कारोबार बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन हमारा जो शऊर बेदार करने का अमल है वो यहीं पर ही रहता है। अवेयरनेस क्रिएट की जाए
और लोगों को हमारी इस गुफ्तगू से फ़ायदा हो जाए कि किस बिल्कुल तरह से। सही बात है। जो फवाद साहब बात कर रहे हैं कि देखें एक छोटी सी चीज़ जो है ना वो आपको बहुत बड़े नुकसान से बचा सकती है और बहुत बड़े बड़े वाक़यात हो जाते हैं और हम लोग बस उस पर उफ़ करके रह जाते हैं कि ये ऐसा हो गया, लेकिन हम जो कुछ कर सकते हैं वो नहीं करते, जिसकी वजह से ऐसे हादसा पेश आ जाते हैं, ऐसे वाक़यात पेश आ जाते हैं। बार बार सेफ्टी मेजर्स पर काम करने की बात होती है, प्रिकॉशंस लेने की बात होती है, लेकिन हम एज ए इंडिविजुअल भी नहीं करते। हम हुकूमत को तो कह रहे हैं, तहकीकाती कमेटीज़ को जो है निशाना बना रहे हैं, लेकिन मैं खुद क्या हूँ, मैं अपनी सेफ्टी के लिए, अपने घर वालों की सेफ्टी के लिए क्या कर रही हूँ, ये सवाल यहाँ से शुरू होता है। तो थैंक यू सो मच फॉर अवेयरिंग मी और जो है ना मुझे भी बेदार करने के लिए कि वो हमने सबको अपने तौर पर जो है वो अपनी हिफाजत पहले करनी चाहिए, उसके बाद जो है वो दूसरों पर ब्लेम रखें या दूसरों को सोचें। थैंक यू सो मच फवाद साहब फॉर कमिंग एंड गिविंग अस टाइम, और बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन थी, बड़ी लर्निंग थी। आपके वक्त और आमद का बहुत शुक्रिया। फ़हीम साहब हमारे साथ नेक्स्ट सेगमेंट में भी होंगे, ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। सिटी एट 10 में आपको एक बार फिर कहेंगे खुश आमदीद, वेलकम करते हैं जावेद इकबाल साहब को भी ऑन द शो। फ़हीम साहब तो हमारे साथ हैं ही। जावेद साहब, अभी हम देख रहे हैं कि नेशनल T20 कप जो है उसका आगाज़ हो गया था और वो कैसा जा रहा है, मुख्तलिफ वेन्यूज़ पर हुआ है, नेशनल स्टेडियम में भी मैचेस हो रहे हैं, और कहाँ कहाँ मैचेस होंगे, कैसे जा रहे हैं अब तक मैचेस? नेशनल स्टेडियम में एक दिन में 4 मैच हो रहे हैं, क्योंकि 20-20 ओवर के मैच है। तो ओवल ग्राउंड जो उसके साथ ही बाहर में ग्राउंड है, वहाँ सुबह 9 बजे मैच शुरू होता है, फिर उसके बाद 2 बजे शुरू होता है, और जो मेन नेशनल स्टेडियम की जो विकेट है वहाँ पे दोपहर 3 बजे होता है एक मैच, और फिर रात को 8 बजे होता है। यानी 12 साढ़े 12 बजे तक अगर स्टेडियम के पास से आप गुजरें तो आपको वहाँ दिन नजर आएगा, इतनी रोशनी होती है वहाँ पे। उसके अलावा नेशनल बैंक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स क्लिफ्टन में एक मैच हो रहा है रोज़ाना, और एक हो रहा है यूबीएल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में। इस तरह मैचेस कैसे हो रहे हैं? मैचेस अच्छे हो रहे हैं, क्योंकि पूरे पाकिस्तान के स्टार्स खेल रहे हैं। जो पाकिस्तान टीम में इन आउट होते रहते हैं वो लड़के, 18 टीमें हैं 16 शहरों की, कराची लाहौर की 2-2 टीमें, बाकी आपके हर सूबे की आज़ाद कश्मीर, फाटा, बलूचिस्तान, KPK, पंजाब और सिंध की भी 3 टीमें हैं, कराची, हैदराबाद, लाड़काना। कराची की 2 टीमें, तो हैदराबाद कराची लाहौर की 2 टीमें, और इस तरह सारे वो लड़के एक्शन में, क्योंकि पाकिस्तान का सीज़न बड़ा मसरूफ़ होगा थोड़े दिनों में, क्योंकि अभी तो पाकिस्तान टीम ऑस्ट्रेलिया के लिए जा रही है, टेस्ट मैच वहाँ 3 मैचेस होने हैं, लेकिन उसके बाद जो T20 की असल तैयारी है, तो वर्ल्ड कप है अगले साल अमेरिका में, अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ मुश्तरका मेज़बान हैं, तो उसके लिए ये जो खिलाड़ी परफॉर्मेंस करेंगे, इससे फिर PSL में इनको आने का मौका मिलेगा। फिर न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान टीम ने 5 T20 भी खेलने हैं। अच्छा, मुझे एक और चीज़ ये पूछनी थी, वो ये कि जैसे हमने PSL को इतना जो है वो ज़बरदस्त इवेंट बना लिया है और उसकी इतनी हाइप भी बन गई है, लोग देखते भी हैं, बहुत मज़ा भी आता है, नेशनल T20 कप को क्यों उस तरह से कमर्शलाइज नहीं करते, और उसको भी अगर इसी तरह से हम करें, 18 टीमें खेल रही हैं, इतना टैलेंट है, और जैसे आपने कहा कि स्टार प्लेयर्स खेल रहे हैं, जो आउट हो जाते हैं वो भी जिनको लोग देखना चाहते हैं, तो एक अच्छा इवेंट मुझे लग रहा है। तो इसको इस तरह से क्यों नहीं करते कि लोग देखें और वही हाइप बनाई जाए, वैसे ही जो है ना वो लोगों की इन्वॉल्वमेंट हो? इसमें PCB इसमें अट्रैक्शन लाने के लिए कुछ चीज़ें करनी पड़ेंगी। शायकीन अगर रात को आते हैं मैच देखने, एंट्री तो फ्री है, लेकिन मज़ीद शायकीन, क्योंकि कराची में ज़्यादातर लोग जो है रोज़गार से वाबस्ता हैं, दूसरे शहर से जहाँ पे आए ज़्यादातर रोज़गार, दिन में मैचेस नहीं होते, लेकिन शायकीन के अट्रैक्शन के लिए आपको कुछ उनको अट्रैक्ट करना पड़ेगा, कुछ इनामी रकम, कुछ कुरानंदाजी, कुछ इस तरह से कि शायकीन आए देखने उन्हें मैच में, और सहूलत फैसिलिटेट करें, उनको कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं होनी चाहिए। बार बार चेक करना या बहुत सारी चीज़ें मसाइल होते हैं, इस तरह से पार्किंग के मसाइल थोड़ा सा आसान उसमें करने चाहिए। और पहले जब PSL नहीं होता रहा, यही नेशनल स्टेडियम में T20 की जब टूर्नामेंट होता रहा तो भरा हुआ होता रहा खचाखच, ये जब सेमीफाइनल हो फाइनल हो तो ये बहुत, क्योंकि शहरों की टीमें जब खेलती हैं तो बहुत ज़बरदस्त लोग एंजॉय करते हैं, क्योंकि जैसे मैं कराची में रहता हूँ तो मेरा इंटरेस्ट हो कराची की टीम जीते, जो हैदराबाद वाला वो हैदराबाद को सपोर्ट करेगा, लाहौर वाला लाहौर को सपोर्ट करेगा, टीम आखिरकार अपने स्टार्स को अपने एग्जैक्टली मुझे ऐसा लगता है कि ये भी बहुत बड़ा मसला है कराची वालों के मिजाज के अगेंस्ट, के एक तो ट्रैफिक इतना ज़्यादा हो जाता है और फिर सिक्योरिटी और ये सारे इशूज़ कर मैं खुद भी जाना चाहूँ ना, कि जैसे मेरे बच्चे को मैच देखना है तो मैं 10 दफ़ा सोचूंगी कि अच्छा यार मुझे इसको लेके जाना है, तो एक पूरा वो एक टाइम चाहिए एक प्रोसेस करने के लिए, यहाँ गाड़ी पार्क करें, वहाँ से लगाएं और फिर जाएं, तो हमारे इजी सिस्टम नहीं है, जिसकी वजह से कराची वाले कहते हैं भाई टीवी पे ही देख लो। तो बहरहाल कुछ ना कुछ करना चाहिए ताकि इनको कमर्शलाइज़ किया जाए और थोड़ा ग्लैमर डालें नेशनल T20 कप में भी, ताकि उसको PSL की तरह जो है वो बनाया जाए। अच्छे स्टार प्लेयर्स खेल रहे हैं तो अच्छा हो सकता है ये इवेंट मजीद। ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, मजीद भी टॉप स्टोरीज शामिल करेंगे। सिटी एट 10 में आपको एक बार फिर कहेंगे खुश आमदीद। आज की एक और ख़बर ये भी है कि वज़ीर आला सिंध
जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर साहब ने कहा है कि वाटर एंड सीवरेज बोर्ड को तंबीह देते हुए कहा है कि म्यूनसिपल इदारे जो है वो अब वार्निंग उन्होंने जारी कर दी है कि आइंदा जो स्वीपर्स हैं उनको गटर के अंदर ना भेजा जाए। और ये भी कहा गया है कि मशीनें लाने का हुक्म दिया गया है निगरान वज़ीर आला सिंध की तरफ से। तो ये कब से इम्प्लीमेंटेशन होगी और कैसे देख रहे हैं फ़हीम साहब आप इसको? देखिए, वज़ीर आला सिंध साहब वो निगरान हैं और निगरान का दौर जो है वैसे ही मुख्तसर होता है। सही, ऑलरेडी इस वक्त थोड़ा सा तवील तो हो ही गया है, लेकिन ये जो है इदारों को पता है कि ये बहुत ज़्यादा दिन जो है नहीं चलेंगे, निगरान नहीं रहेंगे। तो मुझे तो नहीं होता नज़र आ रहा कि वज़ीर आला सिंध साहब की मौजूदगी में, ज़ाहिर है 8 फरवरी को इलेक्शन है, इलेक्शन के बाद थोड़ा सा टाइम और चलें, ट्रांजिशन में आ जाएगा। अदालती हुकाम की भी जो है ना वो धज्जियाँ बिगड़ देते हैं कि हमारे इदारे। हमारे यहाँ कोई इसके ऊपर अमल नहीं करता। हमारे यहाँ आपको दर्जनों ऐसे अदालती हुक्म मिल जाएंगे जिनके ऊपर अमल नहीं होता। लेकिन मैं अगर इस मामले को देखता हूँ तो मैं इसे इंसानियत से जुड़ा देखता हूँ। मकबूल बाकर साहब का बहुत अच्छा इस वक्त जो है ये हुक्म है कि आपका जो सेवरेज सिस्टम है वो इतना पुराना और इतना नाकारा है कि आप जब उतारते हैं किसी स्वीपर को सिर्फ इसलिए कि वो जो चौक ख़त्म करे, जो गटर चौक हुआ हुआ है, बंद हुआ हुआ है, तो इस बात की कोई गारंटी नहीं होती कि वो सही सलामत बाहर आएगा नहीं आएगा, क्योंकि ना तो उसके, जैसे अभी आप फाइटर के दिखा रही थी कि ड्रेस, उसके पास भी कोई गैस मास्क नहीं होता, कुछ नहीं होता। हमारे यहाँ ये वाक़यात हैं कि हमारे यहाँ स्वीपर उतरते हैं, जी हमारे यहाँ उतरते हैं स्वीपर और मर जाते हैं। अभी आपको जो वो गटर के ढक्कन जो हमारे यहाँ कराची के इलाके कहाँ पे भी लाडी में शायद ये वाक़या हुआ था कि वो बच्चा गिर गया, उसका मामू से जो है निकालने के लिए उतरा गटर में, बच्चा तो निकल आया, मामू मर गया। इतनी जहरीली गैसेस होती हैं। तो एक आम शहरी था वो तो मर गया। स्वीपर्स के हवाले से हम चले एक लम्हे के लिए सोच लेते हैं कि उनका काम ही है, तो हो सकता है उनके लिए ये जो है रूटीन की बात हो, लेकिन फिर भी वो इंसान हैं, आप उनके साथ ये ज्यादती ना करें। बहुत अच्छा ऑर्डर है। मैं कहता हूँ कि जो हम टैक्सेस लेती है गवर्नमेंट हमारे से, इदारे से, हमसे टैक्सेस लेते हैं, उनकी बुनियाद पर ये करना चाहिए। बस अल्लाह करे कि अमल दरामद हो जाए फ़हीम साहब, तो बात है। अच्छा लगे कि हम आइंदा, मैं और फ़हीम साहब बैठकर यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हूँ कि ये ऑर्डर आया था और अब इस पर इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो गया। मैं तो हर दफ़ा ये बात कहती हूँ। बाहर एक और ख़बर ये भी है कि पाकिस्तानी टीम ने जो है वो दौरा करना है ऑस्ट्रेलिया का, 2 दिसंबर की डेट है। तो उस हवाले से क्या तैयारियाँ हो रही हैं जावेद साहब? ये तैयारी हो रही है क्योंकि टेस्ट 3 मैच होने हैं ऑस्ट्रेलिया में, और हमेशा ऑस्ट्रेलिया का दौरा मुश्किल रहता है पाकिस्तान के लिए। और पिंडी में कैंप लगा हुआ था पहले मरहले में। तो शान मसूद नए कप्तान हैं, बाबर आजम को क्योंकि हटा दिया गया तीनों फॉर्मेट से, और उनकी क़यादत में टीम जाएगी। सरफराज और बाबर आजम और दूसरे सीनियर खिलाड़ी भी अब शान मसूद की क़यादत में खेलेंगे, क्योंकि वो सीनियर बैट्समैन थे टीम के, तो उनको मौका दिया गया। पहली दफ़ा कप्तान बनाए गए पाकिस्तान टीम के। T20 में शाहीन शाह आफरीदी कप्तानी करेंगे। अभी वनडे के लिए ऐलान नहीं हो, क्योंकि वनडे में बहुत टाइम है, अगले साल नवंबर में कोई मैचेस होने हैं वनडे के। तो इस तरह से आपको एक इस तरह रिलेटेड क्रिकेट की एक न्यूज़ आपको शायद पता भी हो, बहुत वायरल तो हो रही है कि कल कराची में आज़म खान जो मोइन खान के बेटे हैं साहबजादे, उन पर जुर्माना किया गया मैच फीस का 50%, क्योंकि उन्होंने अपने बैट पर जो है फ़लस्तीनी परचम का स्टिकर लगाया हुआ था। तो पीसीबी का एतराज़ ये था कि मैच रेफरी ने भी उनको पहले मुतनब्बे ने किया था, वार्निंग दी थी कि आप ये नहीं लगाएं, और उन्होंने इजाज़त के बगैर लगाया और मैच खेला, तो जिस पर बाकायदा उनको जुर्माना आयद किया गया। उनसे कहा कि आइंदा ये नहीं करना, अगर आइंदा किया तो फिर मुअत्तल भी हो सकते हैं। क्योंकि पीसीबी, हम देखें भले जज्बाती तौर पर मैं कह दूँ, बहुत सारे लोग कह देंगे ट्विटर हर जगह सोशल मीडिया वायरल हो रही चीज़ पीसीबी को नहीं करना चाहिए था, लेकिन देखें जो रियलिस्टिक आप बने कि जब आईसीसी का रूल वो नीचे तक आएगा तो पीसीबी इसको फॉलो करने का पाबंद होगा, उस पर अमल दरामद कराना होगा पीसीबी को। इस तरह फीफा के भी रूल हैं जो फीफा के नीचे मुल्क जो फेडरेशन है फुटबॉल वो फॉलो करते हैं। तो यही मजबूरी पीसीबी की, बहुत सारे अक़वाम मुत्तहिदा के रूल हैं जो पाकिस्तान गवर्नमेंट फॉलो करती है, चाहती नहीं है फॉलो करना। दिली हमदर्दी है पाकिस्तानियों को फ़लस्तीनियों से, क्योंकि इसराइल वहाँ जुल्म कर रहा है, हम सब की, लेकिन बहुत सारे रूल्स हैं जिसको हमें मजबूरी में फॉलो करना पड़ता है। हमारे जज्बात अलग हैं, लेकिन जो रियलिस्टिक होकर देखें तो मजबूरी। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल बात सही है। लेकिन अगर मसला ये ना कि अगर रूल सेट ना किए जाएँ तो फिर हम बहुत सारे रूल्स वैसे भी ओबे करने में, तो हमें जो हमारी जान जा रही होती है, फिर डिसिप्लिन ख़राब होता है। बहरहाल एक और ख़बर ये भी है कि कराची में जो गैस का बहरान है वो तो आम सी बात हो गई अब तो, बल्कि हर वक्त ये ख़बरें आती रहती हैं जी गैस
है ही नहीं, और स्केजुअल आया था उस स्केजुअल के मुताबिक भी गैस नहीं मिल रही है भाई साहब लोगों को, और अभी तो ठंड का सिर्फ ठे आया है, अभी तो पूरी ठंड बाकी है, तो क्या होगा आगे? देखें, बहरान के साथ आपके मामूल बन गया है, गैस का बहरान मामूल बन गया, बल्कि अब तो कराची में गैस नहीं मिल रही है, हर बहरान मामूल है, गैस नहीं मिल रही है। अब हमें ये कहना चाहिए, देखें यकीनन आपकी बात ठीक है। अभी पिछले दिनों जो है मैं ये देख रहा था कि LNG के हवाले से जो है एक बहुत बड़ा कंटेनर जो है वो आया, और उसके बाद वो बहुत दिन तक खड़ा रहा, पोर्ट पे हम फीसेस पे करते रहे। हमारा ये एक अमूमी रवैया बन चुका है कि हम जो है मसाइल को मज़ीद लंबा करते हैं, उसको इतना खींच देते हैं कि वो मसला जो है मसले से ज़्यादा जो है मसले कश्मीर बन जाता है। अभी भी इस वक्त गैस का बहरान है, ठीक है जनाब है, आपने जो है माजी में आपकी जो पॉलिसीज़ थी कि आपने मुल्क भर में जो है 1 किलोमीटर के अंदर जो है आपने 10 CNG स्टेशंस की इजाज़त दे रखी थी, तो ज़ाहिर है आपके जो ज़खायर थे वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से ख़त्म हुए हैं। लेकिन ये मसलों का हल नहीं होता, मसले हल करने के लिए संजीदगी चाहिए होती है। आपको अपने इस वक्त जो आज़रबाईजान से जो आप मंगवा रहे थे इस वक्त गैस, उसके मुआहदे में भी पिछले दिनों खबरें आई हैं कि कितनी बड़ी करप्शन हुई है कि आपने वो बोली जो आज़री कंपनी की थी, और वो आपने जो सबसे कम बोली देने वाली कंपनी थी उसको दे दी, आपने उनको दिखा दी कि जनाब ये बोली है, ये आज़रबाईजान की कंपनी दे रही है, तो आपने इससे कम देनी है ताकि आपको मिल जाए। तो ये इस तरह के जो करप्शंस हैं, जब तक ये ख़त्म नहीं होंगे ये मसले हल नहीं हो सकते। गैस बहरान है, बिल्कुल है, और अभी आप देखिएगा कि ये मज़ीद बढ़ेगा। आपने बिल्कुल कहा कि अभी तो सर्दी का सीन भी नहीं आया है, तो ये मामला जो हैं वो हल होते मुझे तो इस तरह से नज़र नहीं आ रहे। हमें गैस के ज़खायर के हवाले से मज़ीद मोहतात होना पड़ेगा। हमें जो अपने मुआहदे हम इंटरनेशनल इदारों से या ममालिक से कर रहे हैं गैस के हवाले से, उनके ऊपर हमें संजीदा होना पड़ेगा। उनमें हम अगर करप्शन नहीं दिखाएंगे तब जाकर जो है हम इन मसाइल को हल कर सकेंगे। अदरवाइज़ अगली सर्दियों में तो मुझे तो लगता है कि शायद गैस की हम बात भी नहीं कर रहे होंगे। अच्छा, सर्दी मुझे ऐसा लगता है कि सर्दी का इंतज़ार तो मुझे तो खैर बहुत होता है कि अच्छा सीज़न स्टार्ट होगा, अच्छा एंजॉय करेंगे वेदर को, लेकिन यहाँ तो एक टेंशन्स का और एक मसाइल का अंबार खड़ा हो जाता है। अभी हमने CNG की बात की, दूसरी तरफ जावेद साहब आप भी देख रहे होंगे चिकन तो सभी लोग खाते हैं। चिकन की जो प्राइस है वो पहुँच गई जनाब, जिंदा मुर्गी 378 पे, और जो गोश्त है वो 570, 80 और 600 रुपए तक के मिल रहा है। अभी आप अगर अंडा खरीदने जाएंगे सर्दी के सीज़न में तो मेरे ख्याल से अंडा आप कितने का है, मुझे तो एक अंडे की प्राइस नहीं पता, 35 रुपए तक पे पहुंच गया शायद, है ना तकरीबन। तो इतना महंगा ये मतलब जैसे सीज़न का स्टार्ट होता है हर चीज़ आसमान से बातें हमारी कर रही होती है, कहाँ चिकन की प्राइस, कहाँ अंडे की प्राइस। मुझे ये इसमें सारा लगता है ना कि जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, खासकर जिनकी ज़िम्मेदारी, जिनको प्राइस कंट्रोल करना जिनकी ज़िम्मेदारी है, वो अपना काम नहीं करते, उसके अलावा सारे काम करते हैं। जो असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, मजिस्ट्रेट वगैरह जो कराची एडमिनिस्ट्रेशन है वो अपना काम नहीं करती, सारे काम करती है। उसके अलावा कभी सिर्फ नुमाइश के लिए जाके एक आध बार छापे मार लिए, कुछ कर लिया और 1-2 पे जुर्माने लग गए, लेकिन मुस्तकिल कोई काम नहीं कर रहे होते। मैं खुद अभी जब मुर्गी लेने गया कुछ दिन पहले, मैं कहा यार ये कीमत तो ये लिखी तुम बेच, इसमें कह रहा है इसमें भी हम नुकसान में बेच रहे हैं, कीमत लगाई उनसे आप पूछें। ये बड़ा मसला है कि तख्ती पे कुछ लिख देते हैं, फिर जी जिंदा अलग, वो पर वाली अलग, बगैर पर वाली अलग, फलानी फेफड़े के साथ। मुझे तो आज तक चिकन का हिसाब किताब समझ में नहीं आया कि है क्या ये चक्कर। देखिए कमिश्नरेट सिस्टम जो है ना, इसने बेसिकली इसके ऊपर इम्प्लीमेंट कराना होता है। कमिश्नर का ही काम तो रेट दे दिए जी, उसे 60 रुपए का डिफरेंस है दोनों में, 502 रेट है। ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो वो है जो अभी ये बता रहे हैं। अगर आप ऐसे जाके इस वक्त खरीदना चाहें तो आपको 60 नहीं 160 का फ़र्क नज़र आएगा। तो हमारे यहाँ वो बात यही है कि जितने भी हमारे इदारों के लोग हैं ना, जो अफसरान हैं, वो एयर कंडीशन कमरों में बैठकर काम करना चाहते हैं, वो रोड्स पे नहीं निकलना चाहते। उसकी वजह से सबसे ज़्यादा मसाइल जन्म लेते हैं। आम आदमी लुट रहा है महंगाई माफिया के ख़िलाफ़, उन माफियाज़ के हाथों जो इस वक्त जो है शहर में रोल कर रही हैं। ये सिचुएशन जो है इसी तरह रहेगी जब तक कि ब्यूरोक्रेसी अपने दफातर से, एयर कंडीशन दफातर से निकल कर जो इम्प्लीमेंट नहीं कराएगी। रोज़ाना एक प्रेस रिलीज ज़रूर आ जाएगी कि जनाब आज इतने जुर्माने कर दिए, आज इतने लोग गिरफ्तार कर लिए, आज ये कर ली। अमली तौर पे उसका कोई इम्प्लीमेंट नहीं होता। आप लोगों से पूछें, जिस वक्त मजिस्ट्रेट जो है छापा मारने आता है, असिस्टेंट कमिश्नर आता है वहाँ, उस वक्त जब हमने लोगों से पूछा कि अभी इसके बाद तुमने जो ये पकड़े गए हो अब कुछ करोगे, तो इसने अभी चले जाना है, हमने फिर उसी रेट पर बेचना है। सही बात है, कोई पूछने वाला है ही नहीं अब। और ये भी एक बहुत बड़ा मसला है कि हर इलाके में आप जाएंगे ना, वहाँ पर आपको रेट्स में वेरिएशन, ऐसा भी नहीं है कि अगर प्राइसेस ज़्यादा मिल रही हैं तो कम से कम एक ही रेट पे तो मिले। ऐसा आप डिफेंस में ख़रीदेंगे अलग, तारिक रोड पे अलग, कोरंगी में अलग रेट होगा, और अलग अलग दुकानों पे भी अलग अलग रेट होगा। तो ये हाल है हमारे पास। ब्रेक ले लेते हैं। थैंक यू सो मच जावेद साहब एंड फ़हीम साहब फॉर योर टाइम, और इतनी जो है वो हमने सारी आपसे इन्फॉर्मेशन शेयर की। वक्फे के बाद हाजिर होंगे अगले सेगमेंट पर।
10 में आपको एक बार फिर कहेंगे खुश आमदीद। और अब बात करेंगे लंग कैंसर के हवाले से, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो नवंबर का महीना है उसे लंग कैंसर अवेयरनेस के तौर पर मनाया जाता है, और ये 1995 से लंग कैंसर के अवेयरनेस फैलाने के लिए इस मंथ को मनाया जाता है। क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि जो डाटा है, जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, अगर उस पर हम नज़र डालें तो जो लंग कैंसर के स्टैट्स हैं वो ये कहते हैं कि जो लंग कैंसर की वजह से केसेस हैं उनकी तादाद में गुज़िश्ता 4-5 सालों में बेइंतहा इजाफा हुआ है। और उसकी जो एक वजह है, सेकंड मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कैंसर ये बन चुका है लंग कैंसर पूरी दुनिया भर के अंदर। और ज़्यादातर इससे लोग जो मर्द हजरात हैं वो इसका शिकार होते हैं। और उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये है, अमेरिकन कैंसर सोसाइटी के मुताबिक किया गया डाटा और जो रिसर्च है उसके मुताबिक कि 80% ऑफ द लंग कैंसर इज़ ड्यू टू सिगरेट स्मोकिंग। तो इसी वजह से जो मर्द हजरात हैं उनमें इसकी तादाद भी ज़्यादा है और उसके पेशेंट्स भी ज़्यादा हैं। और फिर ये जो डायग्नोसिस है उसका, वो 65 साल की उम्र और इससे ज़्यादा उम्र के लोगों में जाकर ये होता है। और अब कुछ बहुत कम केसेस ऐसे भी आए हैं कि उसमें 45 से 50 साल के जो लोग हैं उनमें भी अब ये डायग्नोज होने लगा है। तो क्या इसकी अदर कॉजेज़ हैं? सिगरेट स्मोकिंग की वजह से भी होता है? किस हद तक नुकसानदेह है? और क्या वजूहात हो सकती हैं? किस एज में आपको अवॉइड करना चाहिए किन चीज़ों को कि लंग कैंसर से बचा जा सके? इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे, प्रिकॉशंस पे बात करेंगे और इस हवाले से अवेयरनेस मंथ जो बनाया जाता है उस हवाले से भी बात होगी। हमारे साथ खान हॉस्पिटल के डॉक्टर्स मौजूद हैं जो कैंसर स्पेशलिस्ट हैं। आप दोनों को वेलकम करते हैं। डॉक्टर साकिब रज़ा हमारे साथ मौजूद हैं और डॉक्टर महविश शहजादी हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों को वेलकम करते हैं शो में। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह। तो सबसे पहले जो हम ये कह रहे हैं कि एक तो ये मंथ मनाया जाता है लंग अवेयरनेस मंथ, तो इसकी ज़रूरत क्यों है और ये लंग कैंसर किस हद तक ख़तरनाक हो सकता है? डॉक्टर साकिब आप इस पर क्या लंग कैंसर जो है हमें पता है कि सेकंड मोस्ट कॉमन कैंसर है, ना सिर्फ वर्ल्ड वाइड, इवन पाकिस्तान में भी। फीमेल्स में मोस्ट कॉमन आफ्टर ब्रेस्ट, सेकंड मोस्ट कॉमन, एंड मेल्स में मोस्ट कॉमन आफ्टर हेड एंड नेक कैंसर, दिस इज सेकंड मोस्ट कॉमन कैंसर। हर 15 में से एक मेल्स को और हर 17 में से एक फीमेल्स को ये लंग कैंसर है, ठीक है। हमारे यहाँ चूँकि सिगरेट स्मोकिंग बहुत ज़्यादा है, ना सिर्फ एक्टिव स्मोकिंग बल्कि पैसिव स्मोकिंग इज़ ऑल्सो, जिसको हम कहते हैं वॉलंटरी या इनवॉलंटरी स्मोकिंग, एक बड़ा रिस्क फैक्टर है। और हमें पता है कि लंग कैंसर की जो मेन वजह है 80 से 90% लोगों में वो स्मोकिंग होती है। ना सिर्फ स्मोकिंग, इसके अलावा दूसरे मल्टीपल फैक्टर्स भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं। किसी को कोई पुराना टीबी इन्फेक्शन है जो कि हमारे यहाँ ख़ास तौर पे पाकिस्तान में इज़ वेरी कॉमन, तो ये भी एक अदर रिस्क फैक्टर है, ना सिर्फ स्मोकिंग। और ख़ास तौर पे जैसे यंगस्टर्स जो हैं वो अभी वेप का उनमें बहुत ज़्यादा यूज़ है। दो के बहुत स्ट्रॉन्ग डाटा नहीं है वेप का, बट स्टिल दिस अनदर कॉमन कॉज ऑफ द लंग कैंसर। इन्फेक्शन है लोगों को जिनको पुराना जो है वो कोई फेफड़े की बीमारी है, ये सारे रिस्क फैक्टर हैं लंग कैंसर्स के। ज़्यादातर मेल्स के अंदर जो है वो 40 to 50 एज ग्रुप में, फीमेल्स में यूजली 50 to 60 एज ग्रुप, ये एज ग्रुप कॉमन है, ठीक है। तो अवेयरनेस इसलिए ज़रूरी है कि हमारे यहाँ जो है ना बहुत ज़्यादा बातें की जाती हैं ब्रेस्ट कैंसर की स्क्रीनिंग के ऊपर, लेकिन लंग कैंसर की स्क्रीनिंग के ऊपर लोग बात नहीं कर रहे होते, ठीक है। तो यूजली जिनको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो है वो स्मोकिंग हिस्ट्री है, एज जो है वो लेस देन 50 है, उनके अंदर भी स्क्रीनिंग भी बहुत ज़रूरी है लंग कैंसर के लिए। सही। अच्छा, ये स्क्रीनिंग कैसे होती है तो आप उस पर भी रोशनी डालेगा, लेकिन एक और चीज़ ये कि 2-3 बातें डॉक्टर साकिब ने की, मैं चाहूँगी आप उसको कंटिन्यू भी करें। ये कि हम ब्रेस्ट कैंसर के अवेयरनेस प्रोग्राम्स बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, सिम्पोजियम्स हो रहे हैं, सेमिनार्स हो रहे हैं, मीडिया कैंपेन्स हो रही हैं, ऐसा कुछ लंग कैंसर के अवेयरनेस के लिए नहीं है, क्यों? एक चीज़। दूसरी चीज़ ये कि ख़वातीन में जैसे बताया कि मर्द हजरात में तो है, लेकिन हर 15 में से एक खातून भी इसका शिकार है। तो उमूमन हमारी यहाँ जो माशरा है उनमें जो ख़वातीन हैं वो इतनी ज़्यादा स्मोकिंग नहीं करती हैं, लेकिन क्या पैसिव स्मोकिंग लंग कैंसर की तरफ लेके जाती है? दूसरी चीज़ मैं चाहूँगी कि आप इस पर तो आपका ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर हम लोग वर्ल्ड वाइड बात करें तो इस वक्त मेल्स के अंदर जो लंग कैंसर का जो इंसिडेंस है वो बेसिकली कम हो रहा है, और फीमेल्स के अंदर जो है ना वो लंग कैंसर का इंसिडेंस बढ़ता जा रहा है। क्या वजह? इसकी मेजर वजह जो है ना वो फीमेल्स के अंदर स्मोकिंग का बढ़ता हुआ रुझान है। अगर हम लोग ये समझ रहे हैं कि पाकिस्तान में ऐसा नहीं है तो ये गलत बात होगी। पाकिस्तान में भी बहुत सारी फीमेल्स हैं कि जिनके अंदर स्मोकिंग का रुझान बढ़ता जा रहा है। इसके अलावा हमारे जो एयर पोल्यूशन है, इसके अलावा लकड़ियों पे जो खाना पकाया जाता है उसके स्मोक की वजह से भी उनके फेफड़े कमज़ोर हो जाते हैं, जो कि आगे चल के लंग कैंसर का बाइस बनते हैं। अगर हम लोग बात करते हैं स्क्रीनिंग की,
तो ऐसे वो तमाम अफराद जिन्होंने बहुत हैवी स्मोकिंग की है अपनी ज़िंदगी में, जिन्होंने तकरीबन जो है 15 साल या उससे ज़्यादा हो गए हैं जो कि सिगरेट नोशी का शिकार हैं, तो ऐसे तमाम अफराद को जो है ना, जब वो 50 साल या उससे ज़्यादा की उम्र में पहुंच जाते हैं तो उनको फिर अपने आप को लंग कैंसर के लिए स्क्रीनिंग करवानी चाहिए। जिसके लिए जो सबसे बेस्ट टेस्ट है वो ये है कि एक सिटी स्कैन होता है जो कि लो डोज सिटी स्कैन होता है, यानी आम सिटी स्कैन की तरह नहीं होता, उसमें बहुत लो डोज़ में जो है ना शुआएँ दी जाती हैं और वो बहुत अच्छी मोडालिटी है जिससे हम लोग लंग कैंसर को पिक कर लेते हैं इवन एट अर्ली स्टेज। तो वो तमाम अफराद जो कि बहुत ज़्यादा हैवी स्मोकर रहे हैं या जिन्होंने 15 साल या उससे ज़्यादा हो गया जो सिगरेट नोशी करते रहे हैं, उन तमाम लोगों को अपनी जो है ना वो ना स्क्रीनिंग करानी चाहिए, क्योंकि इसके अंदर एक टेस्ट इन्वॉल्व होता है और हम लोगों के गवर्नमेंट के पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, तो इस वजह से इसकी अवेयरनेस के लिए बहुत ज़्यादा बात नहीं की जाती है। लेकिन लोगों को पता होना चाहिए, ख़ास तौर पे उन अफराद को जो कि स्मोकिंग करते हैं, उनको पता होना चाहिए कि वो एट रिस्क हैं ना फॉर डेवलपिंग लंग कैंसर, तो उसकी वजह से उनको ज़रूर खुद से स्मोकिंग स्क्रीनिंग करानी अर्ली एज में डायग्नोज ना हो तो किस हद तक ख़तरनाक हो सकता है ये, और जिन लोगों का अर्ली एज में डायग्नोज हो जाता है तो वो कितना होता है? बिल्कुल। तो जहाँ तक क्योर रेट की बात करें, जैसे आपने बड़ा अच्छा सवाल किया, जो अर्ली स्टेज होते हैं, बेसिकली स्टेज की बात करें तो स्टेज 1, 2, 3, 4 होते हैं, ठीक है। अर्ली स्टेज में अच्छा ये स्पेशली स्टेज 1, 2 में और वेरी अर्ली स्टेज 3 के अंदर के शुरू में सर्जरी जो है वो पॉसिबल होती है, जबकि जैसे जैसे हम एडवांस स्टेज में जाते हैं तो सर्जरी जो है ना वो पॉसिबल नहीं होती और फिर वाहिद हल हमारे पास कीमोशवा या सिर्फ कीमोथेरापी, इम्यूनोथेरापी या ओरल टारगेट ड्रग्स ये रह जाती हैं। तो अर्ली स्टेज के अंदर क्योर रेट अच्छा होता है, ख़ास तौर पे स्टेज 1, 2 के अंदर क्योर रेट इज़ रफली 60% तक क्योर रेट होता है, विच इज़ अ गुड नंबर। जैसे जैसे स्टेज बढ़ती जाती है तो वो क्योर रेट कम 30% एंड 15% एंड एडवांस स्टेज 4 के अंदर लेस देन 15% जो है ना वो कंट्रोल रेट आ जाता है। अर्ली स्टेज में भी कीमो कराना पड़ता है या दवाओं से हो जाता है? अर्ली स्टेज में डिपेंड करता है कि जब हम जैसे मैंने कहा कि अर्ली स्टेज में सर्जरी जो है वो एक अच्छा ऑप्शन होता है और सर्जरी हम करवा देते हैं। सर्जरी के बाद देखा जाता है कि उसमें किस तरीके के रिस्क फैक्टर मौजूद हैं, जो बीमारी का जो साइज़ था वो कितना ज़्यादा था, बीमारी का जो भी मवाद निकला है सर्जरी के बाद, कैंसर का जो मवाद, उसके अंदर किस किस तरह के फैक्टर्स मौजूद थे, तो उसके अंदर कीमोथेरापी और शुआ दी जाती है एट टाइम्स। जैसे मैंने कहा कि हर किसी को नहीं, लेकिन ये कि अगर किसी की जो है वो जैसे हाई रिस्क फैक्टर्स मौजूद होते हैं उसमें कीमोथेरापी दी जाती है इवन अर्ली स्टेज में आफ्टर सर्जरी। सही। अच्छा, अभी जो कैंसर पेशेंट्स हैं, आप एक बड़े हॉस्पिटल में डील कर रही हैं, किस हद तक जो है ना ये बढ़ गए हैं या कम हो रहे हैं? क्या आपके पास फिगर्स हैं? क्योंकि जैसे मैंने अपने स्टार्ट किया अमेरिकन सोसाइटी है, वहाँ पर आपके पास एक डाटा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो हमारे यहाँ क्या सूरत हाल है? हमारे यहाँ भी इसका इंसिडेंस अच्छा खासा है, क्योंकि अब लोग पेशेंट्स जो हैं वो अगर उन्हें कोई तकलीफ़ होती है तो उसके लिए वो फिजिशियंस के पास जाते हैं। ये अलग बात है कि हमारे पास जो मेजॉरिटी लंग कैंसर्स आ रहे हैं वो स्टेज 4 के जो है ना वो रिपोर्ट हो रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसका इंसिडेंस कम है। कराची में भी, क्या वजह में भी स्टेज 4 तक पहुँच जाते हैं उसके बाद आ रहे हैं? क्या नेग्लिजेंस है लोगों की? बेसिकली ना ये साइलेंटली ग्रो करता है, तभी स्क्रीनिंग की बात होती है। जब ये छोटा होता है तो उसमें कोई अलामत नहीं आएगी, ना कोई सांस की तकलीफ़ होगी, ना कोई खांसी होगी। जब ये बढ़ता है तो फिर ये पानी बनाना शुरू करेगा, तो फिर इंसान को जो है ना वो तकलीफ़ शुरू होगी, खांसी रहेगी जिसका बिल्कुल इलाज जो बिल्कुल ठीक नहीं हो रही होगी। तो फिर जब ये एडवांस होता है तो फिर जाके सिम्टम्स बनाता है, उससे पहले ये बिल्कुल साइलेंटली बॉडी में ग्रो कर रहा होता है। 40 से 60-65 साल में ये जो है वो डायग्नोज हो रहा है, तो जैसे जो स्मोकिंग ज़्यादा करते हैं, यूथ हमारी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है स्मोकिंग में, तो क्या पहले भी कोई सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं 40 से पहले उम्र में, या ऐसा कुछ नहीं होता कि कोई सिम्टम ना हो? इनिशियल स्टेजेस बिल्कुल जो होता है ना वो साइलेंटली ग्रो कर रहा होता है, तभी फिर स्क्रीनिंग कहा जाता है कि वो करवा कर देख लें। शुरू में बिल्कुल साइलेंट होगा। जो है ना वो यूजली खांसी का होना, ठीक है, फिर स्पूटम बलगम का आना, उसमें खून का आना, ठीक है, उसके बाद जो है वो थोड़ा सांस लेने में तकलीफ़ होना, ये सारे बेसिकली सिम्टम्स होते हैं। वज़न का कम होना, ये 3-4 सिम्टम्स हैं जो कि कॉमन होते हैं, लेकिन जैसे डॉक्टर महविश ने बताया कि ये जो है ना अर्ली स्टेज में बहुत साइलेंट होता है, बहुत स्लो जो है वो ग्रो कर रहा होता है। तो यूजली ये सिम्टम्स होते हैं वो थोड़ी एडवांस स्टेज में जाके आ रहे होते हैं, तो मरीज़ भी जो है वो थोड़ा लेट प्रेजेंट कर रहे होते हैं। यहाँ पे एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा कि हमारे यहाँ स्पेशली इन आर सेटअप इन आर पॉपुलेशन फाइनेंशियल लिमिटेशंस बहुत हैं, ठीक है, फाइनेंशियल लिमिटेशंस एंड देन फाइनेंशियल टॉक्सिसिटी जो है जिस पर हम बात नहीं कर रहे होते, ये भी एक रिस्क फैक्टर है लिमिटेशंस का, कि जो है ना वो यूजली पेशेंट्स जो है ना वो पहले होम रेमेडीज़ और ये सब कुछ करके
और लोकल फिजिशियन से होके और बहुत लेट प्रेजेंट कर रहे होते हैं इन अ टर्शरी केयर सेटअप, जहाँ पे जो है ना वो अच्छी इलाज बहुत बीमारी की महंगा है इसका। तशख़ीस हो सकती है। बिल्कुल। और इसमें मैं एक बात ऐड करना चाहूँगी कि जो इसके जो सिम्टम्स होते हैं, यानी इसके जो निशानियाँ होती हैं जो पेशेंट के अंदर आते हैं, वो बेसिकली एक इन्फेक्शन के अंदर भी आ जाते हैं। तो फिर वो लोग समझ रहे होते हैं कि कोई इन्फेक्शन है या फिर कोई एलर्जी है, जिसकी वजह से वो लोग उसको इतना सीरियस नहीं लेते हैं। लेकिन जब ये सिम्टम्स बार बार होते हैं तो फिर उनका टेस्ट कराया जाता है और फिर पता चलता है कि अंडरलाइन वजह जो है वो कोई कैंसर था। अच्छा, किस तरह से इसकी सीरियसनेस का अंदाज़ा लगाया जा सकता है? जो लोग अभी सुन रहे हैं वो अपने घरों में जो लोग ऐसे मौजूद हैं, स्मोकिंग करते हैं, जिनको ये कंप्लेंट्स हैं, वो कैसे जो है ना वो कर सकते हैं? अगर उनको कोई खांसी हो रही है जो कि बिल्कुल ठीक नहीं हो रही, इवन मामूली सी भी खांसी है और वो स्मोकर हैं और काफ़ी हैवी स्मोक कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, तो उनको ज़रूर अपने फिजिशियन के पास जाके इस चीज़ को स्क्रीन कराना चाहिए कि कहीं उनके अंदर लंग कैंसर की वजह से तो नहीं ये खांसी हो रही है। तो उनको ज़रूर एक दफ़ा अपना मुआयना करवा लेना चाहिए। इसके अलावा अगर सीने में किसी जगह पर वो दर्द महसूस कर रहे हैं, अगर उनको बलगम काफ़ी अरसे से आता जा रहा है और अब उस बलगम की रंगत में तब्दीली होती जा रही है, ठीक है, यहाँ पे कभी खुदा ना खास्ता बलगम में खून की शिकायत हुई, तो फिर जो है ना उनको ज़रूर अलार्मिंग साइंस हैं ये, उनको ज़रूर अपने फिजिशियन के पास जाके अपना मुआयना करवाना चाहिए। तो ब्रेक पर जाने से पहले हम जिस तरह से बात कर रहे थे लंग कैंसर अवेयरनेस के हवाले से, वेरी शॉर्टली जाते जाते मैं बिल्कुल आप लोगों से चाहूँगी कि आप ज़रूर बताएं एक तो कैसे इससे बचा जा सकता है और इससे बचाव कैसे मुमकिन है, और साथ साथ ये कि लंग कैंसर अवेयरनेस के हवाले से क्या होना चाहिए। देखिए, इससे बचाव बहुत सिंपल है। अगर हम लोग ना स्मोकिंग छोड़ दें तो 90% केसेस तो कम हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि जो लोग एक्टिव स्मोकर्स हैं उनके अंदर भी हो रहा है, और अगर घर पे जो लोग कोई अगर घर पे सिगरेट पी रहा है तो उसके बाकी घर के जो लोग हैं वो भी एट रिस्क हैं कि उनको लंग कैंसर हो सकता है। ठीक है, यानी पैसिव स्मोकर्स हैं। तो अगर स्मोकिंग कम कर दी जाए तो 90% लंग कैंसर के केसेस कम हो जाएंगे। इसके अलावा जो है वो कुछ केमिकल्स होते हैं उनके अवॉइड करना चाहिए, जैसे इंडस्ट्रीज़ के अंदर, फैक्ट्रीज़ के अंदर कुछ केमिकल्स की प्रोडक्शन है, उसको थोड़ा सा अवॉइड कर लिया जाए, उनमें प्रिकॉशन मेजर्स ले लिए जाएँ तो भी लंग कैंसर से बचा जा सकता है। जी डॉक्टर साहब। बिल्कुल, जैसे डॉक्टर महविश ने बताया, दूसरा जो है इम्पॉर्टेंट है कि गवर्नमेंट लेवल पे भी जो है ना वो आपका इनिशिएटिव होना चाहिए, क्योंकि बहुत इजीली अवेलेबल हैं आपकी जो ड्रग्स हैं, जो सिगरेट्स हैं, बहुत इजीली अवेलेबल होते हैं। अगर यही जैसे डॉक्टर महविश ने बताया कि स्मोकिंग छोड़ना तो बहुत ज़रूरी है ताकि एक्टिव और पैसिव दोनों तरह की स्मोकिंग से निजात मिल सके, लेकिन इसके लिए ये भी ज़रूरी है कि हमारा इनिशिएटिव ना सिर्फ ख़ुद से, फैमिली से, अपने एनवायरनमेंट से लेके इनिशिएटिव गवर्नमेंट लेवल पे भी ये चीज़ें स्टार्ट होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। जैसे हमने भी बीच में गुफ्तगू भी की थी कि ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के मुतालिक तो बहुत सारी चीज़ें हम देख रहे होते हैं, लेकिन दीगर कैंसर ऐसे हैं जिसके बारे में लोगों को अवेयरनेस इतनी ज़्यादा नहीं है, तो उसे फैलाने की गवर्नमेंट की सतह पर ज़रूरत है। और इंडिविजुअली जो है वो हम जिस तरह से बचाव मुमकिन है, सबसे पहले ये कि स्मोकिंग आप क्विट करें ताकि आप इस लंग कैंसर से बच सकें। थैंक यू सो मच डॉक्टर साकिब, आप हमारे साथ थे। डॉक्टर महविश, आपने वक्त दिया, आप दोनों की आमद का और वक्त का बहुत शुक्रिया। वक्फे की तरफ बढ़ते हैं, वक्फे के बाद हाजिर हो। सिटी 10 में आपको एक बार फिर कहेंगे खुश आमदीद। और अब हमारे साथ जो हमारे मेहमान मौजूद हैं उनका ताल्लुक़ है पिंक राइडर्स की तरफ से। और पिंक राइडर्स के बारे में अगर आपको बताएं तो जनाब ये जो ख़वातीन अब हम देख रहे हैं कि ख़वातीन के अंदर जो बाइक चलाने का रुझान है वो बढ़ता जा रहा है, और ख़वातीन जो हैं वो अब ख़ुद मुख्तार भी हो रही हैं, हर मैदान में एक्सेल कर रही हैं। अगर आप बाइक चलाने की बात करें, गाड़ी चलाने की बात करें, इवन जहाज़ उड़ाने की बात करें, तो भी ख़वातीन आपको हर मैदान में नज़र आएंगी। लेकिन अभी जो हम पर्टिकुलरली बात करेंगे कि मोटरसाइकिल चलाना ख़वातीन के लिए क्या मुश्किल काम है, और देखने में तो ऐसा लगता है कि यार ये नहीं चला सकती, लेकिन अब पिंक राइडर्स ने उनकी ये मुश्किल आसान कर दी है। तो क्या ट्रेनिंग्स दे रहे हैं, कितनी ख़वातीन हैं जो ट्रेनिंग्स लेती हैं, किस तरह से इसका हिस्सा बनना जा सकता है, और ख़वातीन को कैसे ट्रेन किया जा सकता है, इन तमाम चीज़ों पर हम बात करेंगे। हमारे साथ पयाम खुर्रम साहब मौजूद हैं, आप CEO हैं पिंक राइडर्स के। वेलकम टू द शो पयाम साहब। थैंक यू वेरी मच। और कमल पटेल भी हमारे साथ। आप फीमेल बाइक राइडर हैं और ट्रेनिंग्स भी देती हैं शायद। जी सही। तो पयाम साहब, ये कैसे जो है ना वो पिंक राइडर का कॉन्सेप्ट आया, और कितनी ख़वातीन हैं जो इंटरेस्ट शो करती हैं या ट्रेनिंग्स ले रही हैं, कैसे काम कर रहे हैं आप लोग? जी थैंक यू वेरी मच सबसे पहले तो बुलाने के लिए। हमें एग्जैक्टली 5.25 साल हो चुके हैं पाकिस्तान में ऑपरेट करते हुए। हमने स्टार्ट तो कराची से ही किया था, पर अब हम कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, हुंजा, हैदराबाद में डायरेक्टली ऑपरेशन है। हमारी एज अ सोसाइटी बहुत सारी चीज़ें लैक करती हैं,
और मैंने भी यही सोचा था कि ये भी एक चीज़ लैक करती है ख़वातीन का इंडिपेंडेंट होना। पर्टिकुलरली हम बाइक राइडिंग की बात नहीं करें, ख़वातीन जो है वो उनकी जो मोबिलिटी है उससे हट के और भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं हमारी सोसाइटी में। तो बस यकदम एक ख़याल आया और उस वक्त नहीं लगता था, उस वक्त बल्कि मुझे लगता था कि शायद ये 1 हफ़्ते 2 हफ़्ते से ज़्यादा ये चीज़ नहीं चलेगी। लेकिन बहरहाल एक टाइम ऐसा आया, देयर वाज नो लुकिंग बैक, और अब हमारी ऑल ओवर पाकिस्तान 9,800 लड़कियां हैं जो डे टू डे लाइफ में ज़िंदगी गुजार रही हैं, बाइक चला रही हैं। और इसका मकसद और कुछ भी नहीं था कि जी रेस लगाएं या बिला वजह में जो है वो राइड करें। इसका सिर्फ़ और सिर्फ ये था कि हमारे यहाँ एक लड़का जो है जॉब करता है या यूनिवर्सिटी जाता है, वो बड़े आराम से या तो गाड़ी में चला जाता है या अपनी बाइक स्टार्ट करके चला जाता है या किसी दोस्त के साथ बाइक पे चला जाता है या राइड हेलिंग सर्विस इस्तेमाल करके सस्ते या पैदल चला जाता है। लड़कियों के पास सिर्फ 2 ही ऑप्शंस थी, या अपनी गाड़ी हो या पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो आपको मालूम ही है कैसी है। तो बस अब ये हुआ और उसके बाद एकदम से ट्रेंड चेंज हो गया जी। अब तो माशाल्लाह इट्स अ कॉमन साइट, अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल ऐसे है। तो इस चेंजिंग ट्रेंड का आप हिस्सा बनी, तो कब से जो है कंवल आप बाइक राइड हैं, कब सीखा, कैसे सीखा आपने? बेसिकली लाइक 6 मंथ्स पहले मैंने पिंक राइडर्स को कांटेक्ट किया था और ये वैल्यूड एडिशन मैंने अपनी लाइफ में करके अपने आप को, अपनी लाइफ को पूरा एक टर्न ओवर दिया है। एंड अब 6 महीने हो गए हैं, आई एम राइडिंग माई ओन स्कूटी। फ़िलहाल स्कूटी है, इंशाल्लाह फिर बाइक पे भी आएंगे क्योंकि बाइक सीखा हुआ है, और इसको आगे लेके भी जाएंगे क्योंकि जो मुझसे रिलेटेड लोग हैं वो मुझसे पूछते हैं, फिर मुझसे सीखते हैं और बहुत खुश होते हैं वो इन चीज़ों को आगे बढ़ता हुआ देखते हुए। तो जहाँ मैं काम करती हूँ वहाँ एज अ रोल मॉडल हूँ मैं, क्योंकि आई एम द ओनली पर्सन इन अ स्कूल इन अ वेल रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे मैं एक सिंगल बंदी हूँ, और जो मेरी बैक हेड टीचर्स हैं वो इतना अप्रिशिएट करती हैं इस चीज़ को, एंड दे आर वेरी लाइक अपने आप को स्पेशल फील करती हैं मेरे पीछे बैठने में। लाइक दे आर आस्किंग मी कि मुझे यहाँ ड्रॉप कर दो, आज तुम यहाँ जा रही हो, तुम प्लीज़ मुझे यहाँ ड्रॉप कर दो या एक राइड दे दो। दे आर आस्किंग फॉर इट। अच्छा, जिस तरह से पयाम साहब बात कर रहे हैं ना कि अब हमारे यहाँ ख़वातीन के पास ऑप्शंस बहुत ज़्यादा लिमिट थे कि यूनिवर्सिटी जाना है, ऑफिस जाना है या किसी काम से बाज़ार ही जाना है, तो आप या तो डिपेंडेंट हैं कि भाई छोड़ देंगे, वालिद साहब छोड़ेंगे, या फिर जो है वो अब बसों में आप धक्के खाएं, रक्षा करें या गाड़ी करें। और फ्यूल कॉस्ट अब हर चीज़ की बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। पहले तो जी राइडिंग सर्विसेज लेना भी आसान था, अब तो वो चार्जेस भी कहाँ से कहाँ पहुँच गए, तो मुश्किल है। तो जी जनाब, मुझे वो वक्त भी याद आ गया कि जब मैं यूनिवर्सिटी में इनरोल हुई तो मैंने अपनी वालिदा, क्योंकि कॉलेज जो है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफ़र किया, तो जी बड़े बसों में धक्के खाए और बहुत टाइम भी ज़ाया हुआ। तो मुझे हुआ कि जी मुझे बाइक चलाना आनी चाहिए और मुझे आप बाइक दिला दें। तो मैंने जो है वो कोशिश तो की, लेकिन मुझे ज़ाहिर कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं था कि कौन सिखाएगा या कोई ऐसा क्लब या कोई ऐसी चीज़, और फिर ऐसी कोई मोटिवेशन भी नज़र नहीं आई कि हर दफ़ा बात ही हो जाती थी कि तुम बाइक चलाओगी, कैसे चलाओगी। तो वो एक आपको ना डीमोरलाइज़ कर दिया गया, ख़त्म हो गया। अब मैं नहीं चला सकती हूँ बाइक, ना मैंने सीखी है, लेकिन ये शौक़ है कि ज़रूर करना चाहिए। तो एक तो ये कि डीमोरलाइज़ करने वाले लोग आप लोगों को ज़्यादा मिलेंगे और आपको बढ़ावा देने वाले लोग कम मिलेंगे। तो आपको ऐसा कोई चैलेंज था कंवल? चैलेंज एज सच नहीं फेस हुआ क्योंकि बहुत सपोर्टिव फैमिली थी, सपोर्टिव सराउंडिंग थी, बहुत अच्छा एनवायरनमेंट मिला। लोग अभी भी सपोर्ट करते हैं आसपास जो भी कोई देखता है। सही, बहुत कम ऐसे हैं क्योंकि अब ये बहुत कॉमन हो गया है हमारे एनवायरनमेंट में। आप हर दूसरे रोड पे देखो, कोई ना कोई 100% में से 1% तो आपको एक लड़की नज़र आ ही जाएगी। चलिए, तो अच्छा है कि ख़वातीन के लिए आसान है। कितना टाइम लगता है बाइक सीखने में? मुझे चैलेंजेस फेस हुए हैं, इसलिए कि कंवल जब अभी ट्रेन हुई है ना, तो ये अभी पिछले 5-6 महीने की बात है। उससे पहले तो लेकिन जब शुरू में था तो मैं बाकायदा हाथ जोड़ जोड़ के बोलता था कि आए बाइक सीख लें, कोई सीखने के लिए तैयार नहीं थी। और मुझे बहुत 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 अजीब व गरीब किस्म की रिटेलिएशन हर जगह से मिली है। मैं शुरू की बात कर रहा हूँ बिल्कुल। लेकिन माशाल्लाह अब ये क्योंकि कॉमन साइट हो गई है तो बेहतरीन है। आपने जो सवाल पूछा कितना टाइम लगता है, हर एक लड़की का टाइम डिफरेंट होता है। सही, किसी को 2-3 क्लासेस लगती हैं, किसी को 10-12-15 क्लासेस लग जाती हैं। और वो जो 10-12-15 वाली हैं उनकी एक्चुअली सबसे पहले ना उनकी पर्सनालिटी अपलिफ्ट करनी होती है। उनको 2 से 3 क्लासेस सिर्फ इस चीज़ में लग जाते हैं कि यार आप कर सकती हैं, आप कर सकती हैं। और उनको यकीन होता है, जैसे आपने फरमाया अभी कि उनको डिमोरलाइज़ करते हैं। वो डिमोरलाइज़ होती हैं, वो टूटी हुई होती हैं बिल्कुल अंदर से कि भाई हमने तो कभी ऐसा सोचा ही नहीं, हमने तो कभी ऐसा किया ही नहीं। और वही महीने, 1.5 महीने, 2 महीने के बाद जो है ना फराटे भरती भी जा रही होती हैं
तो फिर बड़ा अच्छा लगता है। तो मुझे तो सुन के ऐसा लग रहा है कि मुझे भी जो है ना वो ट्रेनिंग ले लेनी चाहिए, क्योंकि मुझे शौक बहुत है। और मेरी एक फ्रेंड है, वो भी मेरी सीनियर रही यूनिवर्सिटी में, तो वो चलाया करती थी। उस वक्त तो कोई ऐसा कॉन्सेप्ट ही नहीं था, आज से 10-12 साल की पहले की मैं बात कर रही हूँ। तो शी वॉज अ रोल मॉडल फॉर अस, सादिया। तो अब ये कि वैसे सबको सारी चीज़ें आपको चलानी आनी चाहिए, चाहे वो बाइक हो चाहे वो गाड़ी, ताकि आप किसी पे डिपेंडेंट ना हो और अपने काम कर सकें। तो थैंक यू सो मच कमल, आपने वक्त दिया। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, इसी पर मजीद बात भी होगी। वेलकम इन सिटी एट 10। तो हम जिस तरह से बात कर रहे हैं कि फ़ीमेल बाइक राइडर्स का रुझान बढ़ता जा रहा है और ये अच्छा रुझान है, हमें इसको प्रमोट करना चाहिए, क्योंकि हम देखते हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आपको बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। तो वक्त बहुत ज़्यादा लगता है, रश बहुत ज़्यादा होता है, हैरेसमेंट के बहुत ज़्यादा ख़वातीन के साथ इशूज़ होते हैं। तो इन तमाम चीज़ों से आप बच सकते हैं अगर आप बाइक चलाना सीख लें। लेकिन ये सब कुछ आपको तब करना होगा जब आप पहला कदम उठा लेंगे कि हाँ मैं बाइक चलाना चाहती हूँ और ट्रेनिंग लेना चाहती हूँ। तो एक और मिसाल हमारे सामने मौजूद है, ज़ैनब हमारे साथ सेट पर है। अस्सलाम वालेकुम ज़ैनब। वालेकुम सलाम। आप कब से जो है वो बाइक राइडिंग कर रही हैं और आप क्या करती हैं, बाय प्रोफेशन क्या हैं? मुझे कुछ अरसा हुआ है ज्वाइन किए हुए और बाय प्रोफेशन में टीचर हूँ। और कुछ ही अरसे में माशाल्लाह से जो है एक डर झिझक था वो बिल्कुल मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो चुका है। और एक यकीन जो है वो पिंक राइडर्स की तरफ से था कि पहले तो मुझे था ही नहीं कि मैं कर सकती हूँ। तो वो एक चैलेंज था कि अपना ख़ुद का डर ख़त्म करना, और ये पिंक राइडर्स की तरफ से एक बहुत ज़बरदस्त सपोर्ट सिस्टम मिला। और यहाँ आके जो है बिल्कुल ही बाइक मैं चैम्पियन ना अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, जब बाइक चलाने का आपको किसने कहा कि आप चला सकती हैं, या आपने खुद ये फ़ैसला लिया कि मुझे पब्लिक ट्रांसपोर्ट से सफ़र नहीं करना, या क्या आपने, कैसे आप आई बाइक राइडिंग की तरफ? एक्चुअली सबसे बड़ा जो मेरा था, मेरी सिस्टर खुद बाइक चलाती हैं, तो उनको जब मैंने देखा कि हाँ ये चीज़ जो है बहुत इजी है, क्योंकि कराची में जो ट्रांसपोर्ट का सिस्टम इज़ वेरी बैड। तो जब मैंने उनको देखा कि मैंने कहा कि जी बाइक तो और आसानी लाती है ज़िंदगी में, इट्स वेरी बहुत इजी हो जाता है आपके लिए चलाना। जितना ये लगता है कि नहीं ये डिफ़िकल्ट नहीं, ये आपकी ज़िंदगी को और आसान बना देती है। सही। अच्छा, एक्सीडेंट्स का भी एक बड़ा मसला होता है कि हमारे यहाँ बाइकर्स के एक्सीडेंट्स बहुत बुरे होते हैं, तो उससे बचाव की ट्रेनिंग भी आप लोग देते हैं। और फिर मैं ये भी पूछना चाहूँगी कि एक अगर कोई भी लड़की ट्रेनिंग लेना चाहती है तो क्या उसकी फ़ी है, क्या स्ट्रक्चर है, कितना टाइम लगता है, क्या प्रोसेस है, ज़रा इस हवाले से भी बता दीजिए भाई। मैं सबसे पहले तो वो तरबियत उनको जो होती है ना, पर्सनालिटी अपलिफ्ट की होती है, उसके बाद इनको बाइक सिखाई जाती है। इन्होंने अपनी बहन का जिक्र किया, इनकी बहन मेरी स्टूडेंट है, सहरिश नाम है उनका। वो भी बहुत दरी सहमी रहती थी, पूरे कराची में वो दंदनाती हुई फिरती हैं, और उन्होंने इनको मोटिवेट किया। और हमारे मोस्टली लड़कियां जो एक्सीडेंट्स हैं उनसे डरती हैं, घबराती हैं। लेकिन देखें हमारे यहाँ 90% एक्सीडेंट्स जो हैं हमारे अपने पैदा किए हुए होते हैं, पहली बात। दूसरी बात यह है कि कराची में जितने भी एक्सीडेंट्स होते हैं वो सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे के दरमियान होते हैं। 76% पूरे दिन में जो एक्सीडेंट्स हैं उनमें से 76% एक्सीडेंट सुबह 7 से 9। उसकी वजह यह है कि लोग देर से निकलते हैं घर से, जल्दी होती है पहुंचने की। आधे घंटे का रास्ता वो 20 मिनट में तय करने की कोशिश करते हैं। तो हम ये तरबियत करते हैं कि बाइक चलाते हुए आपकी गलती है, दूसरे की गलती भी आपकी गलती है। घर से आप 15-20 मिनट पहले निकलें सो दैट आपको जल्दी नहीं हो, आप सुकून के साथ चलें। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी भी लड़कियों के खैर एक्सीडेंट्स हुए हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि उनके एक्सीडेंट जो है वो ज़रा बचत वाले होते हैं, रिज़र्व होकर चलाती हैं, लेन स्विचिंग नहीं करती हैं, बहुत बेहतर चलाती हैं। दूसरा ये कि उनको ट्रबल शूटिंग और हर चीज़ के बारे में पढ़ाया जाता है बाकायदा, गाड़ियों के ब्लाइंड जोन्स पढ़ाए जाते हैं कि ये गाड़ी वाला आपको किस वक्त देख रहा है, किस वक्त नहीं देख पा रहा है, वो सब चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। वेरी क्विकली किस तरह से एनरोल कर सकती हैं, क्या फीस स्ट्रक्चर है, क्या चार्जेस हैं, कॉल कितने दिन करें, लगेंगे? सिंपल सी चीज़ है, हमारे वेबसाइट पे, फेसबुक पेज पे हमारा नंबर है 0345229705। कॉल करें, इनरोल करें। हमारी करंटली इस वक्त फ़ी जो है वो 15,000 रुपये ऑल ओवर पाकिस्तान। सही। हाँ, उसमें कंप्लीट आपको उसमें 100% ट्रेनिंग होती है, नंबर ऑफ क्लासेस की लिमिट नहीं, और माशाल्लाह अब तो हमारे पास CSR भी हो रही है कंपनीज की, तो बहुत अच्छा होता है। ज़बरदस्त। थैंक यू सो मच प्याम, आप आए और आपने वक्त दिया। थैंक यू सो मच ज़ैनब, आप हमारे शो का हिस्सा बनी। और इन सबको बुलाने का मकसद यही था कि एक मोटिवेशन मिल जाए बाकी सारी ख़वातीन को जो अभी तक यहाँ स्क्रीन के सामने बैठकर सोच रही हैं या ये शो देख रही हैं, या कहीं ना कहीं आपके जहन में है बैक ऑफ द माइंड कि आप ख़ुद मुख्तार हो सकती हैं और किसी पर डिपेंडेंट ना रहें कि जी आज भाई ने कोचिंग छोड़ने जाना है, आज फलाने रिक्शे वाले को बुलाऊँ तो फिर मैं बाज़ार जाऊँ। इस सोच से आप बाहर निकल आए, अपनी बाइक उठाइए, इंडिपेंडेंट हो जाइए और चली जाइए और
इसके लिए तो अब आपको सर्विसेज मौजूद हैं, आप पिंक राइडर से कांटेक्ट कर सकती हैं। बाइक चलाना कुछ ही दिनों में आप सीख सकती हैं, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी जल्दी इन चीज़ों को पिक कर लेती हैं। तो आप लोग शो में आए, आप लोगों के वक्त का बहुत शुक्रिया, अच्छा काम आप लोग कर रहे हैं। यहाँ पर हम आपसे इजाज़त चाहेंगे, अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह निगहबान।